प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 366 रूहाना ग्रुप को ठगने की हिम्मत। हाथ तोड़ दो इसके। मनीष चोपड़ा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत मैनेजर सुरेश की ओर देखा। तुमने आखिर मिस्टर रायचंद को क्या बताया? धड़ाम। मैनेजर सुरेश दहशत में घुटनों के बल गिर पड़ा। मिस्टर रायचंद, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब बकवास था, प्लीज आप दिल पर मत लीजिए। उसने पागलों की तरह सिर पटकना शुरू कर दिया। डर के मारे उसकी रूह कांप उठी थी। रणवीर, ये सब क्या हो रहा है? अनन्या शर्मा अभी भी हैरान थी। ये एक जाल है, रणवीर रायचंद ने सपाट लहजे में कहा। कैसा जाल? अनन्या की सांस अटक गई। रणवीर की नजरें मनीष चोपड़ा पर टिक गईं। क्या तुम खुद कबूल करना चाहोगे? मिस्टर रायचंद, मुझे सच में नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। मनीष चोपड़ा के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। ठीक है, नहीं मानोगे? रणवीर ने मैनेजर सुरेश की आंखों में आंखें डाल दी। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, सब कुछ सच सच बता दो वरना मरो। जैसे ही मरो शब्द उसके मुंह से निकला, मानो साक्षात यमराज उतर आए हों। मैनेजर सुरेश के होश उड़ गए। उसने एक ही सांस में सब कुछ उगल दिया। भूत की अफवाहें, गांव वालों का मुंह बंद कराना, नाटक करने के लिए रणवीर रायचंद को ही काम पर रखना, सब कुछ बाहर आ गया। सब कुछ सुनने के बाद अनन्या सन रह गई। कल्याणपुर संसाधन विकास कंपनी ने वास्तव में उसे फंसाया था। उसे तभी कुछ गड़बड़ लगी थी जब प्रेसिडेंट चोपड़ा इस सौदे को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह दिखा रहे थे, इसीलिए वह लगातार मना कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे इतनी बड़ी साजिश होगी। ये साफ था, भूतिया घटनाओं ने कल्याणपुर कंपनी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वे इस जमीन को रूहाना ग्रुप के मत्थे मरना चाहते थे। बेहद घटिया। प्रेसिडेंट चोपड़ा, मैं केवल हमारी साझेदारी के लिहाज से निरीक्षण करने आई थी और आपने मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा। प्रेसिडेंट शर्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नवनाग कुंड कभी भूतिया नहीं था, ये सिर्फ अफवाह है। प्रेसिडेंट चोपड़ा ने जल्दी से सफाई दी। मुद्दा भूत नहीं है, मुद्दा आपकी बेईमानी है। अनन्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मैं आपको औपचारिक रूप से सूचित कर रही हूँ, मैं इस जमीन पर विचार नहीं करूंगी। अपना रास्ता नापिए। अस्वीकार किए जाने पर मनीष चोपड़ा घबरा गया और मैनेजर सुरेश को कोसने लगा। अबे गधे, तेरे पास दिमाग नाम की चीज है या नहीं? फैंग शुई के लिए किसी को भी बुलाते, पर उसने रणवीर रायचंद को चुना और उस आदमी से नाटक करने को भी कहा। ये तो आत्महत्या जैसा था। मैनेजर सुरेश रोना चाहता था। वह कैसे अनुमान लगा सकता था कि वह आदमी रणवीर रायचंद है? उसने तो 6 अंकों के लाभांश के बारे में भी दीनगे हकी थी। बेहद शर्मनाक। रणवीर रायचंद जैसे नाम के साथ उसके पास क्या नहीं होगा। अब सौदा खत्म हो चुका था और हर योजना मिट्टी में मिल गई थी। अपनी जान बचाना ही अब किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। ये सब उन सुरक्षा गार्डों की गलती है, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कसम खाई कि वह उन्हें एक क्रूर सबक सिखाएगा अगर वह कभी वापस गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह वापस लौटेगा भी या नहीं। रणवीर रायचंद का एक आदेश और वह खत्म। जैसे ही अनन्या ने घोषणा की कि वह नहीं खरीदेगी, रणवीर अचानक बोल पड़ा। हम यहाँ आए हैं, हम बिना सौदे के वापस नहीं जा सकते। हम? अनन्या ने हैरान होकर उसे घूरा। बिना किसी स्पष्टीकरण के रणवीर ने प्रेसिडेंट चोपड़ा से कहा, रूहाना ग्रुप यह जमीन लेगा। धन्यवाद मिस्टर रायचंद। प्रेसिडेंट चोपड़ा ने जल्दी से धन्यवाद दिया। उनकी उदासी दूर हो गई। प्लॉट बेचने का मतलब था कि वह सुरक्षित थे। अभी धन्यवाद मत दीजिए, मैं आपकी कल्याणपुर संसाधन विकास कंपनी भी ले रहा हूं, रणवीर ने जोड़ा।
प्रेसिडेंट चोपड़ा का चेहरा बदल गया। मिस्टर रायचंद, आपने गलत समझा, मैंने पूरी कंपनी बेचने की योजना कभी नहीं बनाई। तुम मना कर सकते हो, लेकिन चूंकि तुमने मेरी पत्नी और रोहाना ग्रुप को ठगने की कोशिश की, तो बताओ मैं तुम्हें क्या सजा दूं? रणवीर ने पूछा। उसकी आंखों से बर्फीली जानलेवा मंशा फूट पड़ी। प्रेसिडेंट चोपड़ा का सिर सुन्न हो गया। चूंकि मिस्टर रायचंद इसे चाहते हैं, मैं आपको कंपनी बेचने के लिए तैयार हूं। रणवीर के सामने सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं थी। इनकार का मतलब मौत था। गलत, मैं खरीद नहीं रहा, मैं सीधे कब्जा कर रहा हूं, रणवीर ने सुधारा। एक शब्द का अंतर, लेकिन इसका मतलब था कि वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। पूरी कल्याणपुर कंपनी उसे उपहार में मिलेगी। मिस्टर रायचंद, क्या ये जाती नहीं है? प्रेसिडेंट चोपड़ा ने हिम्मत जुटाई। तुमने रोहाना के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की और फिर भी दावा करते हो कि मैं जाती कर रहा हूं। रणवीर ने उपहास किया। अगर चाहो तो मना कर दो, मेरा पुराना तरीका। विक्रम, मार डालो इन्हें। जी। विक्रम आगे बढ़ा, प्रेसिडेंट चोपड़ा की ओर डग भरते हुए। नहीं, चोपड़ा की हिम्मत जवाब दे गई। मिस्टर रायचंद, मैं सहमत हूं, कल्याणपुर कंपनी रोहाना ग्रुप को जाती है, मैं एक पैसा नहीं लूंगा। जीवन की तुलना में संपत्ति का कोई मतलब नहीं था। विक्रम, इन सब का एक एक हाथ तोड़ दो, रणवीर ने आदेश बदला। जी। विक्रम ने जवाब दिया, बिना धीमे हुए, और पलक झपकते ही चोपड़ा और उसके आदमियों के सामने खड़ा हो गया। धड़ धड़ धड़, क्षण भर में ही भारी प्रहारों की गूंज सुनाई दी। चोपड़ा के समूह के हर व्यक्ति का हाथ बर्बाद हो चुका था। दर्द भरी चीखों के बीच उनके हाथ लटक गए थे। इसे एक सबक समझो, दफा हो जाओ, रणवीर ने दहाड़ लगाए। जी जी। चोपड़ा और उसके साथी पागलों की तरह सिर हिलाते हुए भाग खड़े हुए। शिकायत करने की जरा भी हिम्मत नहीं की, अभी भी विनम्र बने रहे। रणवीर रायचंद को नाराज करके अपनी जान बचा लेना ही बहुत बड़ी किस्मत थी। फिर भी प्रेसिडेंट चोपड़ा के दिल से खून के आंसू टपक रहे थे। वह केवल अनन्या शर्मा को जमीन खरीदने के लिए चकमा देना चाहता था। अंत में वह सफल हुआ। जमीन अब रोहाना ग्रुप की थी, लेकिन एक पैसा भी हाथ नहीं आया। उससे भी बदतर, उसे पूरी कंपनी गंवानी पड़ी। इतनी साजिशों के बाद उसने कुछ नहीं कमाया और करोड़ों का नुकसान कर बैठा। उसमें गुस्सा भड़क उठा। कमबख्त सुरेश शेट्टी, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ... चोपड़ा के समूह के भाग जाने के बाद केवल रणवीर की पार्टी बची थी। अनन्या ने धीरे से कहा, रणवीर, क्या वह थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं था? अनन्या, तुम बहुत दयालु हो। वे कोई जानी दुश्मन नहीं थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए तुम्हारे भरोसे का दुरुपयोग किया। यही मौत की सजा के लायक है। और मैंने गांव में जो सुना, कल्याणपुर कंपनी ने स्थानीय लोगों को चुप रहने के लिए डराया था, शायद उनके मुआवजे की धमकी देकर। ये तो बस हिमखंड का एक सिरा है, कौन जानता है कि उन्होंने और क्या क्या गंदे काम किए हैं। कल्याणपुर पर कब्जा करना और उन्हें अपाहिज करना पहले से ही बहुत नर्म सजा है, रणवीर ने कहा। अनन्या ने चुपचाप सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने जो कुछ भी देखा था, उसके बाद वह समझ गई थी, दुश्मनों पर दया दिखाना केवल भविष्य के लिए खतरा पैदा करता है। और वह जानती थी कि अगर वह वहां मौजूद नहीं होती तो रणवीर उन्हें मार डालता। केवल उन्हें अपाहिज करना सच में दया थी। नज़ारा बहुत अच्छा है। चोपड़ा के गिरोह को इसे विकसित करने देना इस जगह को बर्बाद कर देगा। बेहतर होगा कि रोहाना इसका प्रबंधन करे। तुमने कहा था कि यहाँ कच्चा माल आपूर्ति का आधार सुविधाजनक होगा, अब ये हमारा है, तो चलो इसे अच्छी तरह से विकसित करते हैं, रणवीर ने कहा। ठीक है, अनन्या सहमत हो गई। इलाके का सर्वेक्षण करते हुए पहले से ही योजना बना रही थी। तभी एक सेडान आए और दो लोग बाहर निकले, एक बूढ़ा आदमी और एक बेहद खूबसूरत युवती। भैरो ओबरॉय और रिया ओबरॉय। अध्याय 367, यह मेरा इलाका है। रणवीर, नवनाग कुंड की क्या स्थिति है? भैरो ओबरॉय ने जल्दी से आकर पूछा। जब से उन्होंने सुना था कि वहां कुछ हुआ है, वे बहुत चिंतित थे। कुछ खास नहीं, कुछ ग्रामीणों के शरीर में ठंडी नकारात्मक ऊर्जा घुस गई थी, जिससे वे बेहोश हो गए थे। मैंने उन्हें ठीक कर दिया है और कुंड से निकल रही सारी ठंडी ऊर्जा को सोख लिया है। अब सब शांत है, रणवीर ने संक्षेप में बताया। अच्छा हुआ, मुझे डर था कि तुम्हें कुछ और मिल गया होगा। भैरो ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उस स्थिति में जिस अराजक ऊर्जा को मैंने कल शुद्ध किया था, वह ठंडी नकारात्मक ऊर्जा रही होगी। रातों रात और ऊर्जा कैसे आ सकती है? ये नवनाग कुंड से जुड़ी है, ठंडी नकारात्मक ऊर्जा का हर अंश वहीं से निकलता है, रणवीर ने कहा। तो क्या ये हर बार रिश्ती रहेगी? भैरो ने पूछा। पक्का नहीं कह सकता, ये पता लगाने के लिए हमें कुंड की सावधानी से जांच करनी होगी, रणवीर ने जवाब दिया। ये सुनकर भैरो की बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। रणवीर, क्या तुम्हें लगता है नवनाग कुंड के अंदर कुछ है? जैसे ही भैरो बोले, वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नवनाग कुंड के अंदर कुछ है, वह क्या हो सकता है? शायद तभी एक भयानक हवा का झोंका आया, जिससे भीड़ में कपकपी छूट गई। किसी समय आसमान काला हो गया था, काले बादल से
पर मंडरा रहे थे। गरजती हवाएं आने वाले तूफान की भविष्यवाणी कर रही थीं। माहौल तुरंत विचित्र हो गया। ठंडी नकारात्मक ऊर्जा। रणवीर का चेहरा मौके पर ही बदल गया। क्या ठंडी नकारात्मक ऊर्जा? भैरव चौंक गए। वे अभी सोच ही रहे थे कि क्या ये फिर से दिखाई देगी, और यह पहले ही यहाँ थी। ये सब नव नागकुंड से फैल रहा है, वहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। मैं जाकर देखता हूँ, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, फिर कुंड की ओर दौड़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, शून्य स्तर से एक महिला की आवाज आई। नवनागकुंड जीवन के लिए एक निषिद्ध भूमि है, कोई भी पास नहीं आ सकता। गरजती हवा में उस बर्फीली महिला की आवाज ने सभी को चौंका दिया। ये गहरी और सर्द लग रही थी, और बिल्कुल खून जमा देने वाली। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया और उसने रूही को कसकर गले लगा लिया। रूही, डरो मत, मम्मी और पापा यहाँ हैं। अचानक आई महिला की आवाज से रिया ओबरॉय के चेहरे का रंग भी उड़ गया। बहुत ही डरावना। भैरव ओबरॉय का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने कभी भी भूतिया अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में एक आवाज सुनी थी। कल्पना को बेकाबू होने से रोकना नामुमकिन था। डरो मत, मैंने कभी ऐसी चुड़ैल के बारे में नहीं सुना जो बात कर सकती हो। विक्रम ने उन्हें शांत किया। रुद्रधाम के नाग राजा के रूप में, जिसने खूनी लड़ाइयां लड़ी थीं, वह ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। भले ही यह भूत हो या राक्षस, तो क्या, मैंने कभी कोई नहीं देखा। अगर मैं उसे पकड़ सका तो मैं सीधा इंद्रप्रस्थ जाऊंगा और इनाम मांगूंगा। ये सुनकर अनन्या और बाकी लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तुरंत थोड़ा आराम महसूस किया। माफ करना, मैंने यह जमीन खरीदी है। नवनागकुंड मेरा इलाका है, तुम्हें हुक्म चलाने का कोई हक नहीं। रणवीर ने महिला की आवाज का कड़ाई से जवाब दिया, फिर शून्य स्तर को चीरते हुए पागलों की तरह कुंड की ओर दौड़ा। वह तथाकथित चुड़ैल के बारे में बेहद उत्सुक था। जब उसे पता चला कि यह केवल ठंडी नकारात्मक ऊर्जा का काम था, तो उसे वास्तव में थोड़ा निराशा हुई थी। अब जब यह भूत सामने आया था, तो निश्चित रूप से वह अच्छी तरह से देखेगा। मैंने चेतावनी दी थी, नवनागकुंड के पास आओगे तो मारे जाओगे, महिला की आवाज ने कहा। बर्फ जैसी ठंडी और निर्दयी। क्या चुड़ैलें अब लोगों को धमकी दे सकती हैं? रणवीर ने उपहास किया। केवल आवाज से ही वह बता सकता था कि यह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक जीवित व्यक्ति था। आज वह पता लगाकर ही रहेगा कि यह रहस्यमय हस्ती कौन है और वह लोगों को क्यों डरा रही है। साय। रणवीर की आभा एक दुनिया को चुनौती देने वाले युद्ध देव की तरह उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही वह कुंड के करीब था। लेकिन ठीक तभी ठंडी नकारात्मक ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ राक्षसी स्याही की तरह गहरा काला नवनागकुंड से फूट पड़ा। जैसे कोई शैतान आजाद हो रहा हो, ये तुरंत अजगर के आकार में संघनित हो गया और उसे निगलने के लिए लपका। दिलचस्प। रणवीर ने हुंकार भरी और मुक्का मारा। धड़ाम। एक जोरदार धमाके के साथ कई गज लंबा वह ड्रैगन उसके सामने बिखर गया। अनगिनत ठंडी नकारात्मक ऊर्जा के टुकड़ों में विस्फोट कर गया। फिर भी एक भी कतरा उसे पार नहीं कर सका। वह एक दीवार की तरह खड़ा था। उसके पीछे का विशाल क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहा। अनन्या और अन्य सुरक्षित रणवीर को तनाव से देख रहे थे। रणवीर, संभल कर, अनन्या ने पुकारा। पापा, संभल कर, रूही ने अपनी तोतली आवाज में कहा। आराम से, मैं ठीक हूँ। आज पापा तुम्हें एक चुड़ैल पकड़कर दिखाएंगे। रणवीर मुस्कुराया। फिर उसने संजीवनी विद्या को सक्रिय किया और मूसलाधार ठंडी नकारात्मक ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। अनन्या ने उसके शब्दों पर अपनी आंखें घुमाईं। बच्चे को भूत कौन दिखाता है? ये खेल का समय नहीं था। हर दिशा से असीम ठंडी नकारात्मक ऊर्जा उस पर केंद्रित हो गई। उसका भौतिक शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था जो सब कुछ निगल रहा था। एक बार शुद्ध होने के बाद ऊर्जा तुरंत प्राण शक्ति में बदल गई और उसकी नाड़ियों में बाढ़ की तरह भर गई और उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ने लगी। तुम वास्तव में ठंडी नकारात्मक ऊर्जा को निगल सकते हो। शून्य स्तर से महिला की आवाज फिर गूंजी। इस बार उसमें हैरानी थी। लहजा बदल गया। तो ये भूत नहीं है। अब अनन्या भी बता सकती थी। भैरव और रिया ने भी राहत की सांस ली। असली भूत तो भयानक होता, लेकिन यह अजीब है। नवनागकुंड में आखिर कौन छिपा है और क्यों? अभी भी बाहर नहीं आ रही। तो मैं इस ठंडी नकारात्मक ऊर्जा के आखिरी कतरे को भी सोख लूंगा, रणवीर ने कड़ाई से कहा। बड़ी बातें। ये ठंडी नकारात्मक ऊर्जा केवल एक बूंद है, इसे सोख लेना कुछ साबित नहीं करता, महिला की आवाज ने जवाब दिया। शू शू शू। एक पल में अनगिनत प्रकाश की किरणें हर दिशा से तीरों की तरह चलीं। रणवीर ने सीधे अपनी तलवार की मंशा को रिहा कर दिया और असीम तलवार की ऊर्जा ने काट दिया। बैंग बैंग बैंग। आसमान को ढकने वाले एक विशाल हाथ की तरह तलवार की ऊर्जा ने उन किरणों को कुचल दिया। जैसे ही आखिरी किरण बिखरी, रणवीर की आंखों से एक तेज चमक निकली। मिल गई। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, वह हिला, शून्य में एक निश्चित स्थान की ओर मुक्का मारा। जैसे ही उसका मुक्का पड़ा, हिंसक बल बाहर निकल गया। हवा को तब तक संकुचित किया जब तक कि वह प्रकाश की चमक में विस्फोट न कर दे।
धमाका, एक कानफोड़ू धमाके ने आसमान और धरती को हिला दिया, शून्य स्तर को फाड़ दिया। सफेद रोशनी की एक लकीर गुजरी, रणवीर का मुक्का किसी चीज से टकराता हुआ लगा, फिर उसने उसे वापस खींच लिया। उसका खून और प्राण शक्ति उबल रही थी। बिना रुके उसने अपनी नजर उस सफेद रोशनी की ओर घुमाई और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अध्याय 368, सफेद कपड़ों वाली महिला। सफेद रोशनी पास की एक पहाड़ी की चोटी पर उतरी और फिर एक आकृति में बदल गई। वह एक महिला थी। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी थी जो हवा में नाच रही थी, उसके सुडौल शरीर की रूपरेखा को उभार रही थी। उसकी त्वचा जमे हुए दूध जैसी थी, उसकी हड्डियां बर्फ और जैद जैसी थीं। उसके स्याह काले बाल किसी झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे, हवा में आज़ादी से नाच रहे थे। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा लगभग अवास्तविक था। उसकी ठंडी आंखें सितारों जैसी गहरी थीं और उसकी नाजुक बाहें घुमावदार ब्लेड जैसी थीं जो उसे एक अलग ही आभा दे रही थीं। उसकी नाक छोटी और उठी हुई थी, होंठ भरे हुए लेकिन ठंडे, और उसकी गोल नाजुक ठुड्डी ऐसी लग रही थी मानो उसे तराशा गया हो। सुंदरता हड्डियों में होती है, त्वचा में नहीं। ये सफेद कपड़ों वाली महिला उस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर रही थी। उसका रूप शायद अनन्या से बढ़कर नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसमें एक अलौकिक अलग थलग गुण था, जैसे कि वह दुनियावी मामलों से अछूती हो और सामान्य से परे हो। वहां खड़े होकर वह ऐसा महसूस करा रही थी जैसे किसी भी पल स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो। यह कोई चुड़ैल नहीं है, ये तो साक्षात परी है, रिया ओबरॉय ने आश्चर्य में कहा। हालांकि उसे अपने लुक्स पर कभी घमंड नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि वह काफी आकर्षक है, मगर उस दूसरी महिला के सामने वह पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी। उसका अपना स्वभाव भी थोड़ा ठंडा था, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व से जुड़ा था। अगर उसे वर्णन करना हो तो यह किसी प्रमुख परिवार के व्यक्ति की सुरुचिपूर्ण कुलीनता थी, जिससे एक नज़र में ही स्पष्ट हो जाता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि सफेद कपड़ों वाली महिला का अलगाव दुनियावी मामलों से अछूते रहने का था, जो भीतर से एक सूक्ष्म शीतलता बिखेर रहा था, जैसे कि उसने इस नश्वर दुनिया के पार देख लिया हो। उनसे मिलने वाला एहसास बिल्कुल अलग था। मम्मी, क्या वह सच में एक परी है? रूही ने अपना सिर झुकाकर उत्सुकता भरे भाव से पूछा। वह पहले थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन सफेद कपड़ों वाली महिला को देखने के बाद उसका डर तुरंत गायब हो गया। शायद, अनन्या ने कहा। उसकी मुख्य चिंता अब ये थी कि क्या रणवीर विरोधी को हरा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि रुद्रधाम के स्वामी इसे पकड़ना चाहते थे, ये वास्तव में कितनी सुंदर है। विक्रम ने प्रशंसा में कहा। तुम अपने स्वामी को कैसा आदमी समझते हो? अनन्या ने झुंझला कर पलटवार किया। हे भाभी, गुस्सा मत होइए, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। अगर वह दुश्मन है तो शायद स्वामी उसे बाद में मार देंगे। विक्रम ने जल्दी से सफाई दी। इस महिला की साधना बहुत उच्च है, भैरव ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि एक मुक्का मारने के बाद रणवीर का शरीर थोड़ा कांप गया था, जो ये दर्शाता है कि विरोधी की ताकत उससे बहुत कम नहीं थी। तुम कौन हो? रणवीर ने उसे घूरते हुए सीधे पूछा। जैसा कि भैरव ने कहा, उसकी ताकत जबरदस्त थी, उसे भी शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता तक पहुंचना चाहिए था। वह मुश्किल से 27 या 28 साल की लग रही थी, फिर भी उसके पास इस स्तर की ताकत थी। साधना लोक में भी ये दुर्लभ था। आखिरकार समीर नारंग शक्ति ब्रह्म स्तर की मामूली पूर्णता के साथ स्वर्ग रैंकिंग में 9वें स्थान पर आ सकता था। ये सोचकर रणवीर का दिल थोड़ा धड़क गया। क्या वह स्वर्ग रैंकिंग की शीर्ष 9 प्रतिभाओं में से एक हो सकती है? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम सब यहाँ से चले जाओ। सफेद कपड़ों वाली महिला के लाल होंठ थोड़े खुले, बेहद बेरुखी से बोलते हुए। उसका चेहरा शांत रहा, किसी भी भावना से रहित, सचमुच एक महिला भूत का एहसास देते हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ पर्यटक और ग्रामीण जो उससे मिले थे वे भयभीत थे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैंने ये जगह खरीदी है जिसमें नवनाग कुंड भी शामिल है। ये सब मेरा इलाका है। तुमने मुझे अपनी पहचान तक नहीं बताई, फिर भी तुम हम सबको जाने के लिए कहने की हिम्मत कर रही हो। तुम्हें ये गुस्ताखी करने की हिम्मत किसने दी? रणवीर ने कड़ाई से कहा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मरोगे, सफेद कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक शब्द है, अगर तुम ईमानदारी से अपनी पहचान नहीं बताती तो तुम भी मरोगी, रणवीर ने निर्दयता से कहा। जिद्दी। सफेद कपड़ों वाली महिला के बोलने के बाद उसका शरीर नाचते हुए सफेद सारस की तरह चला, हवा में एक उग्र सफेद निशान छोड़ते हुए, जैसे वह तुरंत रणवीर के सामने प्रकट हुई। फिर उसने अपनी पतली हथेली उठाई और अचानक रणवीर की ओर वार किया। उसकी हथेली से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा, मानो उसने अपनी मुट्ठी में ब्रह्मांड को पकड़ रखा हो। कितनी शक्तिशाली हथेली तकनीक! रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। एक नाजुक महिला कोमल और मुलायम हथेलियों के साथ वास्तव में इतनी शक्तिशाली ताकत लगा सकती थी। रणवीर उसके साथ नर्म नहीं होने वाला था। उसने तुरंत अपने शरीर के भीतर प्राण शक्ति का संचार किया, तेजी से इसे अपनी बाह में फैलाया। फिर उसने अपनी 5 उंगलियों को कसकर भींच लिया। कड़क कड़क
कड़क, उसकी सभी उंगलियों के जोड़ों से चटकने की आवाजें आईं, जो बेहद शक्तिशाली बल का संकेत था। उसकी हड्डियां और नाड़ियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और अदृश्य रूप से शक्ति जमा हो गई। धड़ाम, रणवीर ने तुरंत एक मुक्का मारा जो उसकी हथेली से जोर से टकराया। बूम, एक जोरदार धमाके के साथ शून्य स्तर हिंसक रूप से हिल गया, मानो कोई परमाणु बम फट गया हो। असीम ऊर्जा भड़क उठी, जिससे राक्षसी आंधियां चलने लगीं। सफेद कपड़ों वाली महिला तुरंत हवा में उड़ गई। फिर उसके शरीर से एक गहरी आभा फैली, जिसने उसे तुरंत स्थिर कर दिया और अंत में उसे हवा में ही लटका दिया। रणवीर ने भी आधा कदम पीछे लिया, उसकी आंखों में सदमे का भाव था। वह सिर्फ एक औरत है, फिर भी मैं उसे कच्ची ताकत के मामले में दबा नहीं पा रहा। यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे वह अब तक मिला था जो उसी स्तर पर उसका मुकाबला कर सकता था। शक्ति ब्रह्म स्तर की महान पूर्णता, इतनी गहरी प्राण शक्ति के साथ तुम कौन हो? सफेद कपड़ों वाली महिला ने पूछा, उसका भाव अभी भी ठंडा था। तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम कौन हो, लेकिन मुझसे पूछ रही हो। कितना हास्यास्पद है। जैसे ही रणवीर की आवाज कम हुई, उसकी तलवार की मंशा मुक्त हो गई। तुरंत उसके शरीर से असीम तलवार की ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसे मारने के लिए एक साथ सफेद कपड़ों वाली महिला की ओर गोली की तरह चली। चूंकि उसने कहा था कि वह उसे मार डालेगी, वह दुश्मन थी, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसे मारने की जरूरत पड़ी तो उसे मार दिया जाएगा। रणवीर जरा भी दया नहीं दिखाएगा। साय साय साय, ये तलवार की ऊर्जा अतुलनीय रूप से तेज थी, जैसे शून्य स्तर को भेदते हुए अनगिनत तीर, वास्तव में एक भयानक दृश्य। चंद्र प्रवाह प्रकाश। सफेद कपड़ों वाली महिला ने धीमी चीख निकाली, हाथों से मुद्राएं बनाते हुए। प्रकाश का एक घेरा खिल उठा, जैसे एक चमकदार चांद। साय साय साय, तुरंत बहते प्रकाश की अनगिनत लकीरें बाहर निकलीं। ये वही रहस्यमय रोशनी थी जो सफेद कपड़ों वाली महिला के खुद को प्रकट करने से पहले शून्य स्तर में दिखाई दी थी। हालांकि जो हमला उसने अब किया वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। बहती हुई रोशनी आगे बढ़ी, शून्य स्तर में गिरती और बिखरती हुई। बैंग बैंग बैंग, अनगिनत तलवार की ऊर्जा और बहते प्रकाश से भरा आसमान तुरंत टकराया, जिससे विस्फोटों की एक कभी न खत्म होने वाली श्रृंखला बन गई, जैसे कि पूरे आसमान को छलनी कर दिया गया हो। तुमने वास्तव में तलवार की मंशा में महारत हासिल कर ली है। सफेद कपड़ों वाली महिला फिर हैरान थी। वरना मैं तुम्हें कैसे मारता? रणवीर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। रणवीर द्वारा छोड़ी गई तलवार की ऊर्जा स्पष्ट रूप से सफेद कपड़ों वाली महिला द्वारा अपनाई गई तकनीक से बेहतर थी। एक पल में बहते प्रकाश से भरा आसमान पूरी तरह से नष्ट हो गया और रणवीर की तलवार की ऊर्जा की केवल एक दर्जन या उससे अधिक लकीरें बची थीं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम आखिर हो कौन? रणवीर ने कड़ाई से पूछा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। सफेद कपड़ों वाली महिला का भाव उदासीन था। ठीक है, तो मरो। रणवीर ने बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं किया। एक विचार के साथ बची हुई दर्जन भर तलवार की ऊर्जा तुरंत सफेद कपड़ों वाली महिला की ओर चल पड़ी। चंद्र प्रवाह हिमपात। इस पल सफेद कपड़ों वाली महिला ने फिर से मुद्राएं बनाई और शून्य स्तर से असीम प्रकाश गिर पड़ा। इसने उसके शरीर के चारों ओर की जगह को अनगिनत प्रकाश के कणों से ढक दिया, जैसे कि वह बर्फ के बवंडर में हो। जो दर्जन भर तलवार की ऊर्जा टकराने आई थी, वह हमले से तुरंत कमजोर हो गई, धुंधली हो गई, जब तक कि वे अंततः बिना किसी निशान के गायब नहीं हो गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास एक और चाल होगी। रणवीर ने ठंडे स्वर में हुंकार भरी। तुरंत एक विचार के साथ शेष तलवार की ऊर्जा आपस में मिल गई। अंत में कई गज लंबी एक तेज तलवार की रोशनी का निर्माण किया। इसने सफेद कपड़ों वाली महिला की ओर शक्तिशाली प्रहार किया। अध्याय 369, एक छिपा हुआ वंडरलैंड। धमाका। एक जोरदार धमाका। तेज तलवार की ऊर्जा और उड़ते हुए हिमपात से बना विशेष क्षेत्र टकराया और फिर शून्य स्तर में नष्ट हो गया। तलवार का ये वार अंततः सफेद कपड़ों वाली महिला को मारने में विफल रहा। उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वह बहुत रहस्यमय थी। रणवीर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। न केवल यह उसकी तलवार की ऊर्जा के हमलों को रोक सकती थी, बल्कि यह उसके भौतिक शरीर की विनाशकारी शक्ति का भी सामना कर सकती थी। समान स्तर वालों में यह बहुत दुर्लभ था। अपनी ताकत के साथ वह पहले से ही ठाकुर मठ के स्वामी और मेहता परिवार के कुल बुजुर्ग से ऊपर थी। मुझे जानलेवा चाल चलने पर मजबूर मत करो, सफेद कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारे पास जानलेवा चालें हैं? रणवीर ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, फिर उसकी ओर बढ़ा। धड़ाम। हर कदम के साथ उसकी आभा पागलों की तरह बढ़ी, जैसे कोई सुनामी टकरा रही हो, नौ आसमानों को हिलाते हुए। सफेद कपड़ों वाली महिला ने बोलना बंद कर दिया और उसके शरीर पर अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जैसे कि वह चांदनी में लिपटी हो, पवित्र और असाधारण दिखाई दे रही हो। जब रणवीर की आभा उसके सामने से गुजरी तो इन शानदार रोशनी ने उसे सीधे रोक दिया। सफेद कपड़ों वाली महिला स्वर्गारोहण के कगार पर लग रही थी, सभी तकनीकों से अभेद्य।
हालांकि इस समय नवनाग कुंड में अचानक एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ठंडी नकारात्मक ऊर्जा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुहर खोल दी गई हो जो पागलों की तरह बाहर की ओर उमड़ रही थी, जिससे पानी की पूरी सतह सूज गई और मंथन करने लगी। कई मीटर ऊंची विशाल लहरें उठने लगीं। फिर एक आश्चर्यजनक भंवर दिखाई दिया, जैसे कोई दानव अपना मुंह खोल रहा हो। ओह नहीं, नवनाग कुंड की सर्द ऊर्जा फूट पड़ी है, जल्दी करो और जाओ। सफेद कपड़ों वाली महिला एक वाक्य पीछे छोड़ गई और तुरंत नवनाग कुंड में उड़ गई। वह छपाक के साथ पानी में कूद गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। नवनाग कुंड की सर्द ऊर्जा फूट पड़ी। रणवीर ने अपनी बाहें सिकुड़ी। मुझे लगता है कि तुम भागने का मौका लेने की कोशिश कर रही हो। उसने ठंडे स्वर में हुंकार भरी और तुरंत आदेश दिया, नाग राजा विक्रम, मास्टर भैरव, मैं ये जगह तुम दोनों पर छोड़ रहा हूँ। मैं इस महिला को मारने जा रहा हूँ। बोलने के बाद उसका शरीर हिला और वह तुरंत नवनाग कुंड की ओर उड़ गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। रणवीर, अनन्या जोर से चिल्लाई, बेहद चिंतित। भाभी, चिंता मत करो। स्वामी की ताकत के साथ आज दुनिया में बहुत कम लोग उन्हें हरा सकते हैं। और आपने अभी लड़ाई देखी, वह सफेद कपड़ों वाली महिला नुकसान में थी। वह शायद इसलिए भाग गई क्योंकि वह जीत नहीं सकती थी। नागराजा विक्रम ने उसे सांत्वना दी। हाँ मिस शर्मा, आपको अब चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपके पति ठीक होंगे, रिया ओबरॉय ने भी कहा। अनन्या ने भारी मन से सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि उसे रणवीर की ताकत पर भरोसा नहीं था, बस वह रणवीर को बहुत महत्व देती थी और डरती थी कि उसे थोड़ी सी भी चोट न पहुंचे। साय साय साय, ठंडी नकारात्मक ऊर्जा के झोंके प्राण शक्ति की बाधा को पार करते हुए पागलों की तरह बह गए, भूतों की तरह विलाप करने वाली आवाजें निकाल रहे थे। आसमान बेहद उदास हो गया और काले बादल बहुत घने थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। ये ठंडी नकारात्मक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है नाग राजा विक्रम। चलो उनका विरोध करने के लिए अपनी प्राण शक्ति को एक साथ संचारित करें। भैरव ने जल्दी से कहा। अच्छा, नागराजा विक्रम ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। फिर भैरव के साथ मिलकर अनन्या, रूही और रिया की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए प्राण शक्ति को रिहा कर दिया। इस समय रणवीर नवनाग कुंड में प्रवेश करने के बाद सफेद कपड़ों वाली महिला की आभा को महसूस किया और उसका पीछा किया। एक पल में कुंड के तल पर पहुंच गया। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। सफेद कपड़ों वाली महिला तुरंत प्रकाश स्क्रीन से गुजरी और फिर गायब हो गई। क्या ये कोई व्यू है? रणवीर ने आश्चर्य में कहा। अचानक उसे एक अनुमान हुआ, इस व्यू के पीछे कहीं कोई अमर गुफा या कुछ और तो नहीं होगा। सफेद कपड़ों वाली महिला आमतौर पर यहीं रहती थी, लेकिन अब इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। बाद में सफेद कपड़ों वाली महिला को पकड़ने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। वूश, रणवीर तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही प्रकाश स्क्रीन से गुजर गया। ये वास्तव में एक व्यूह था, लेकिन इसमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी चीज की रक्षा कर रहा है। इस समय रणवीर के सामने जो दिखाई दिया वह एक पत्थर का दरवाजा था। सफेद कपड़ों वाली महिला ने यहीं प्रवेश किया होगा, इसीलिए वह गायब हो गई। रणवीर ने पत्थर के दरवाजे पर अपना बड़ा हाथ दबाया और एक अद्वितीय बल फूट पड़ा। धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ पत्थर का दरवाजा तुरंत बिखर गया। रणवीर के सामने तब जो दिखाई दिया वह एक खाली अमर गुफा थी, जिसकी पत्थर की दीवारों में तेल के लैंप लगे थे, जिससे प्रकाश निकल रहा था जो पूरे स्थान को रोशन कर रहा था। ये पहाड़ी गुफा अंतहीन ठंडी नकारात्मक ऊर्जा से भरी थी, इतनी घनी कि यह लगभग ठोस थी, हड्डी तक को जमा देने वाली, जिससे किसी को ऐसा महसूस हो जैसे वे बर्फ और हिमपात की दुनिया में आ गए हों। इस सारी ठंडी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत यहाँ है। मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में अंदर क्या है। रणवीर की आंखें ठंडक से चमक उठी और वह अमर गुफा में चला गया। बस कुछ ही कदम और वह अंत तक पहुंच गया। अमर गुफा के गहरे भीतर एक विशाल स्थान था। गुंबद से हिमशिलाएं लटक रही थीं। तेल के लैंप की रोशनी में वे रंगीन किरणें बिखेर रही थीं, तारों वाले आकाश की तरह चमकदार। कितनी सुंदर जगह है, रणवीर ने प्रशंसा की, लेकिन उसके पास इसकी प्रशंसा करने का समय नहीं था। जैसे ही वह पहुंचा, उसकी निगाह अमर गुफा के बिल्कुल केंद्र पर टिक गई। एक प्राकृतिक हिमशिला, बर्फ के बिस्तर की तरह। उस पर एक महिला लेटी थी, नीले और सफेद गाउन में। उसके सफेद बाल बर्फ की तरह चमकदार थे। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, जैसे कि वह सो रही हो। और इस अमर गुफा के भीतर सारी अंतहीन ठंडी ऊर्जा फूट पड़ी। अंततः सफेद बालों वाली महिला के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। इस समय सफेद कपड़ों वाली महिला इस सफेद बालों वाली महिला के सामने घुटने टेक रही थी। गुरु माँ, कृपया थोड़ा और डटे रहिए। नवनाग कुंड की सर्द ऊर्जा पहले ही फूट चुकी है। जब तक यह आपके शरीर में प्रवेश करती है, यह आपकी चोटों को दबा सकती है। सफेद कपड़ों वाली महिला का चेहरा अंततः अपनी ठंडी उदासीनता खो बैठा और चिंता से भर गया। इस दृश्य को देखकर रणवीर का भाव थोड़ा हैरान था और वह तुरंत सब कुछ समझ गया। नवनाग कुंड की सारी ठंडी ऊर्जा का उपयोग सफेद कपड़ों वाली महिला की गुरु के इलाज के लिए किया जाता था।
और ठीक इसी समय, ये ठीक वही समय था जब 9 अलग अलग ठंडी नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर सबसे शक्तिशाली नव नागकुंड की सर्द ऊर्जा बनाती थीं। पत्थर के दरवाजे के बाहर वह व्यूह वह दुश्मनों से बचाव के लिए नहीं था, बल्कि ठंडी नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए था। रणवीर ने तुरंत पूछा, दुर्भाग्य से मेरी क्षमताएं अभी भी अपर्याप्त हैं। नव नागकुंड पर जमा हुई कुछ ठंडी नकारात्मक ऊर्जा अभी भी बाहर फैल रही है, सफेद कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। यह उत्तर पाकर रणवीर की आंखों में तुरंत एहसास का संकेत देखा। तुमने लोगों को करीब नहीं आने दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि ठंडी नकारात्मक ऊर्जा लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। चूंकि तुम ये समझते हो, जल्दी करो और इस जगह को छोड़ दो। बस ये दिखावा करो कि तुमने कुछ नहीं खोजा, सफेद कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। तो ऐसा था। रणवीर की मारने की मंशा तुरंत कम हो गई। इतने सब के बाद यह एक गलतफहमी थी। वह वास्तव में नहीं समझ पाया कि इस सफेद कपड़ों वाली महिला ने इसे पहले क्यों नहीं समझाया। तुम अभी भी नहीं जा रहे? सफेद कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी गुरु माँ जल्दी मरे, तो जल्दी से इस ठंडी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करो, रणवीर ने शांति से कहा। तुम जानते हो कि मेरी गुरु माँ के शरीर में क्या गड़बड़ है, फिर भी तुम यहाँ लापरवाही से बोलने की हिम्मत करते हो। सफेद कपड़ों वाली महिला का लहजा बर्फीला था। तुम्हारी गुरु माँ का भौतिक शरीर एक झुलसाने वाली ऊर्जा द्वारा नष्ट किया जा रहा है, जिससे उनके शरीर के छिद्रों से घनी गर्म हवा निकल रही है। उन पर पहले आग से संबंधित किसी चीज से हमला किया गया होगा, है ना? रणवीर ने कहा। सफेद कपड़ों वाली महिला ने सदमे में रणवीर की ओर देखा। उसने वास्तव में सही अनुमान लगाया था। तो मुझे क्या करना चाहिए? अध्याय 370 सहयोग तक पहुंचना। सामने वाले के हाव भाव देखकर रणवीर समझ गया कि उसका अनुमान सही था। उसने तुरंत शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारी गुरु माँ में अभी भी साधना करने की थोड़ी क्षमता बची है, तो वे इस घनी नकारात्मक ठंडी ऊर्जा का इस्तेमाल उस अग्नि शक्ति को दबाने के लिए कर सकती हैं। लेकिन तुम्हारी गुरु माँ की चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर यह ठंडी ऊर्जा उनके शरीर में घुस गई तो वे इसे जल्दी पचा नहीं पाएंगी, जिससे उन्हें सिर्फ दोहरी तकलीफ होगी। सफेद कपड़ों वाली महिला के चेहरे का रंग थोड़ा बदला। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? रणवीर ने तुरंत उपहास करते हुए कहा, इलाज तुम्हारी गुरु माँ को चाहिए, मुझे नहीं। तो मुझे तुम्हारी यकीन की परवाह क्यों होनी चाहिए? चूंकि अब सब साफ है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। अपनी बात खत्म करके रणवीर मुड़ा और लंबे डग भरते हुए जाने लगा। लेकिन ठीक उसी पल उस अमर गुफा की जमीन के नीचे जैसे कोई प्रतिबंध खुल गया हो। बेहिसाब नकारात्मक ठंडी ऊर्जा का एक सैलाब फूट पड़ा, जो अपनी भयानक ताकत से सब कुछ अपनी चपेट में ले रहा था। रणवीर ने तुरंत अपनी प्राण शक्ति को घुमाया ताकि उसका मुकाबला कर सके। फिर भी वह बर्फीली ठंडक ऐसी थी मानो हड्डियों के अंदर तक चुभने को बेताब हो। नवनाग कुंड की यह सर्द ऊर्जा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? नवनाग कुंड इस पर्वत श्रृंखला के ऊर्जा केंद्र पर स्थित है। नवनाग कुंड की सर्द ऊर्जा यहाँ जमा हो गई होगी और उसने पृथ्वी की मूल ऊर्जा को छेड़ दिया होगा। सफेद कपड़ों वाली महिला ने जल्दी से समझाया। क्या ये सारी जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है? क्या तुम अब इसे संभाल नहीं पा रही हो? रणवीर ने पूछा। यह नकारात्मक ऊर्जा मेरे नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, वरना कभी कभार यह ऊर्जा बाहर न रिसती। ऊपर से मुझे उम्मीद नहीं थी कि नवनाग कुंड ठीक पृथ्वी की ऊर्जा केंद्र पर स्थित होगा। अब जब नवनाग कुंड की सर्द ऊर्जा फूट पड़ी है और उसे पृथ्वी की मूल ऊर्जा का साथ मिल गया है, तो यह उस स्तर पर पहुंच गई है जिसे संभालना और भी मुश्किल है, सफेद कपड़ों वाली महिला ने कहा। रणवीर अवाक रह गया, समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। वह इस नकारात्मक ऊर्जा के सहारे अपनी गुरु माँ का इलाज करना चाहती थी, लेकिन अब यह उसके काबू से बाहर हो गई। क्या उसे किसी दुर्घटना का डर नहीं था? सफेद कपड़ों वाली महिला इस समय थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी और उसने तुरंत कहा, मेरे पास एक व्यू है जो नवनाग कुंड को सील कर सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, रणवीर ने बिना देरी किए कहा। वह दया के कारण मदद नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कि अगर ऐसी भयानक ठंडी ऊर्जा पूरी तरह बाहर फैल गई तो अनन्या और बाकी लोगों के लिए यह बेहद खतरनाक होगा। भले ही विक्रम और भैरव वहां थे, लेकिन वे इसका सामना नहीं कर पाते। जैसे ही दोनों ने कदम बढ़ाने की सोची, सफेद कपड़ों वाली महिला ने एक नजर डाली। बुरा हुआ, मेरी गुरु माँ का शरीर अब और नहीं झेल पा रहा। हिमशिला के बिस्तर पर सफेद बालों वाली महिला की त्वचा सिकुड़ने लगी और वह तेजी से बूढ़ी होने लगी। साफ था कि उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। मैंने कहा था कि नवनाग कुंड की सर्द ऊर्जा बहुत विशाल है। तुम्हारी गुरु माँ का शरीर अभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हमने तुरंत कुछ नहीं किया तो वे मर जाएंगी, रणवीर ने शांत स्वर में कहा। हमें क्या करना चाहिए? सफेद कपड़ों वाली महिला की आवाज में घबराहट थी। उसे आखिरकार रणवीर की बात पर यकीन हो गया और वह उसकी ओर एक उम्मीद भरी नजर से देखने लगी। तुम जाकर नवनाग कुंड की सर्द ऊर्जा को सील करो और मैं तुम्हारी गुरु माँ को बचाऊंगा, रणवीर ने कुछ सोचकर कहा।
ठीक है। सफेद कपड़ों वाली महिला ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से बाहर की ओर उड़ गई। बाहर अनन्या और बाकी लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसी पल नवनाग कुंड से नकारात्मक ऊर्जा की एक और लहर उठी, जो ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह पागलों की तरह उमड़ रही थी। कितनी शक्तिशाली आभा है! विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। इस नाजुक घड़ी में शून्य स्तर में अचानक एक लाल आकृति दिखाई दी। ये लाल कपड़ों में एक महिला थी और कोई नहीं बल्कि छाया संप्रदाय की प्रमुख अग्नि। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया। धमाका! एक अचानक विस्फोट हुआ और वह विशाल ठंडी ऊर्जा तुरंत बिखर गई। लेकिन अग्नि का शरीर भी उस ठंडी ऊर्जा की चपेट में आ गया। वह तुरंत हवा में उड़ गई और उसके चेहरे पर पीलापन छा गया। अग्नि, तुम ठीक तो हो? विक्रम तुरंत चिल्लाया। मैं ठीक हूँ, अग्नि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जैसे ही उसकी आवाज थमी, नवनाग कुंड से ठंडी ऊर्जा की एक और लहर आई, जिसने आसमान और जमीन को ढक लिया। बेहद हिंसक। तुम अकेले नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, विक्रम ने तुरंत कहा। स्वामी की पत्नी और बच्ची की रक्षा करो, अग्नि ने कड़ाई से कहा। चाहे वह छाया संप्रदाय हो या रुद्रधाम, प्राथमिकता स्वामी का परिवार होना चाहिए। विक्रम तुरंत रुक गया। भले ही उसे अग्नि की चिंता थी, लेकिन भाभी और रूही ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। अग्नि ने इस ठंडी ऊर्जा को अकेले झेलने की योजना बनाई थी, लेकिन उसी पल नवनाग कुंड से अचानक एक सफेद आकृति उड़कर बाहर आई। ये वही औरत है, विक्रम ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। मुझे रणवीर क्यों नहीं दिख रहे? अनन्या ने सावधानी से इलाके को देखा। उस औरत के अलावा रणवीर का कोई नामोनिशान न देखकर उसका दिल तुरंत चिंता से भर गया। सफेद कपड़ों वाली महिला के प्रकट होने के बाद उसने हाथों से मुद्राएं बनाईं। तुरंत प्रकाश की एक धारा निकली जो सीधे अग्नि की ओर बढ़ी। अग्नि को लगा कि विरोधी उसे मारने का इरादा रखता है और वह वार करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि प्रकाश की धारा आसमान में फैली ठंडी ऊर्जा को छू रही है, उसे तुरंत जमा रही है और फिर शून्य स्तर में विलीन कर रही है। मेरी मदद कर रही है, अग्नि अपने दिल में हैरान थी और उसने सफेद कपड़ों वाली महिला को गहराई से देखा। विक्रम और बाकी लोगों के चेहरों पर भी हैरानी थी। अभी कुछ देर पहले स्वामी उस सफेद कपड़ों वाली महिला से भीषण लड़ाई लड़ रहे थे, तो यह महिला पलक झपकते ही उनकी मदद क्यों कर रही थी? साया साया साया। सफेद कपड़ों वाली महिला चुप रही, लगातार दोनों हाथों से मुद्राएं बनाती रही। प्रकाश की धाराएं निकलीं जो सभी नवनाग कुंड पर गिरीं। कुछ ही पल बाद प्रकाश के एक पर्दे ने नवनाग कुंड को ढक लिया, जो बेहद अद्भुत लग रहा था, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की वह नकारात्मक ठंडी ऊर्जा गायब हो गई थी। मेरे पति कहाँ हैं? अनन्या ने जोर से पूछा। विक्रम और बाकी लोग भी उस महिला की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। चिंता मत करो, वह ठीक हैं। वह मेरी गुरु माँ के शरीर का इलाज करने में मदद कर रहे हैं। अपनी बात खत्म करके सफेद कपड़ों वाली महिला हिली, प्रकाश के पर्दे में प्रवेश किया और फिर गायब हो गई। उसकी गुरु माँ के शरीर का इलाज करने में मदद कर रहे हैं। ये सुनकर सब सन्न रह गए। लगता है नवनाग कुंड के नीचे सचमुच कुछ रहस्यमय है। चूंकि इस महिला ने कहा कि रणवीर ठीक हैं, तो सबको अभी के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए, भैरव ने कहा। मुझे शक है कि इस महिला में हमारे स्वामी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, वरना भले ही यह नवनाग कुंड उसका घर होता, मैं कुछ बुलडोजर ढूंढता और इसे समतल कर देता, विक्रम ने दबंगई से कहा। सबको ऐसा कहते सुन अनन्या ने काफी राहत महसूस की। नवनाग कुंड की अमर गुफा के अंदर रणवीर सफेद कपड़ों वाली महिला की गुरु माँ की नब्ज देख रहा था। उनके शरीर की जांच करने के बाद उसके चेहरे पर सदमे के भाव आ गए। चोटें असल में इतनी गंभीर हैं। उनके आंतरिक अंग और 8 असाधारण नाड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के भीतर अचानक कोई झुलसाने वाली शक्ति फट पड़ी हो। बाहर से वे ठीक लग रही थीं, लेकिन अंदर से वे छलनी हो चुकी थीं। अब तक जिंदा रहना, सांस की एक डोर भी बचाए रखना पहले से ही कुदरत के नियम के खिलाफ था। वूश! रणवीर ने तुरंत संजीवनी विद्या को घुमाया ताकि दूसरे पक्ष के शरीर में पहले से प्रवेश कर चुकी नकारात्मक ठंडी ऊर्जा को समायोजित कर सके। इसे सीधे शुद्ध करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सफेद कपड़ों वाली महिला का तरीका सही था। नकारात्मक ठंडी ऊर्जा का उपयोग करके उनकी गुरु माँ के शरीर के अंदर की गर्म हवा को दबाया जा सकता था। भले ही यह उन्हें ठीक न करे, लेकिन यह उनके भौतिक शरीर को तेजी से बिगड़ने से बचा सकता था। हालांकि नवनाग कुंड की सर्द ऊर्जा बहुत हावी थी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना उल्टा असर करेगा। रणवीर का समायोजन अब उनके शरीर के अंदर नकारात्मक ठंडी ऊर्जा को एक उचित स्तर पर नियंत्रित करने के लिए था। ये सब पूरा करने के बाद उसने तुरंत अपनी सिल्वर सुई निकाली और सफेद बालों वाली महिला के शरीर पर कई जगहों पर चुभोना शुरू कर दिया। अध्याय 371 दिव्य ज्योति आश्रम। रणवीर ने एक ही सांस में एक के बाद एक सुइयां चुभोई, अपनी संजीवनी विद्या को उसके चरम शिखर तक धकेल दिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चोटें बस बहुत गंभीर थीं।
इन सिल्वर सुइयों के लगने के बाद वे मूल रूप से टूटी हुई नाड़ियों को तो नहीं जोड़ सकती थी, इसके बजाय वे केवल कुछ छोटी रक्त वाहिकाओं और रक्त रेखाओं को फिर से काम करने के लिए उत्तेजित कर सकती थीं। ये रणवीर के पास मौजूद चिकित्सा कौशल का शिखर था, लेकिन क्या मरीज वास्तव में जागेगा, रणवीर अभी भी पक्का नहीं था। तभी स्वप्ना बाहर से अमर गुफा में दाखिल हुई। वह अपनी गुरु माँ को लेकर चैन से नहीं बैठ सकती थी। सामने का नज़ारा देखकर उसका दिल तुरंत बैठ गया। तुम मेरी गुरु माँ को इतनी सारी सुइयां क्यों चुभो रहे हो? जब मैं किसी का इलाज करता हूँ तो मुझे दखलंदाजी पसंद नहीं। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी गुरु माँ मरे तो एक तरफ खड़ी रहो और चुप रहो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम, स्वप्ना ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि एक धीमी आवाज आई। स्वप्ना, उस पर भरोसा करो। गुरु माँ। स्वप्ना तुरंत सन्न रह गई। इतने कम समय में उसकी गुरु माँ पहले ही बोल सकती थी। फिर उसने प्रशंसा भरी नजरों से रणवीर को देखा। मैंने जल्दबाजी की, कृपया जारी रखें। इतना कहकर वह पीछे हट गई। तो इसका नाम स्वप्ना है। रणवीर ने स्वप्ना पर एक नजर डाली। सचमुच एक ऐसा नाम जो उस पर जंचता है। उसकी आभा किसी सपने जैसी ही तो थी। रणवीर ने कुछ नहीं कहा और इलाज जारी रखा। ... जल्द ही 1 घंटा बीत गया। रणवीर ने भारी मात्रा में प्राण शक्ति और मानसिक शक्ति खर्च कर दी थी। स्वप्ना की गुरु माँ की त्वचा पहले ही अपनी पुरानी अवस्था में लौट आई थी। वह बेहद युवा दिख रही थी, स्वप्ना से बमुश्किल कुछ साल बड़ी। लेकिन चूंकि वह स्वप्ना की गुरु माँ थी, उनकी साधना स्वप्ना से कहीं बढ़कर होगी। रणवीर कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कितनी शक्तिशाली थी। अभी वह बस उत्सुक था, आखिर उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। तभी हिमशिला पर लेटी सफेद बालों वाली महिला ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने पहले रणवीर को आंका। उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना युवा होगा। महान मास्टर, इलाज के लिए धन्यवाद। महान मास्टर, बहुत ज्यादा है। इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी देर के लिए वापस लेट जाएं, रणवीर ने कहा। सफेद बालों वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। अपनी प्राण शक्ति बचाओ, मैं अपनी हालत जानती हूँ। रणवीर का दिल बैठ गया। वह सही कह रही थी, उनकी हालत बहुत खराब थी। अब तक टिके रहना पहले से ही कुदरत के नियम के खिलाफ था। चाहे वह कुछ भी करता, वह केवल उन्हें जगा सकता था। पूर्ण इलाज मूल रूप से असंभव था। गुरु माँ, स्वप्ना जल्दी से पास आए। यह मेरा नाम रणवीर है, रणवीर ने सपाट लहजे में कहा। इस युवा मास्टर रायचंद का चिकित्सा कौशल शानदार है, आप उन्हें फिर से कोशिश क्यों नहीं करने देती? स्वप्ना ने जोर दिया। सफेद बालों वाली महिला हल्का सा मुस्कुराए। बेशक मैं जानती हूँ कि वह कितने काबिल हैं, वरना मैं नहीं जागती। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया को छोड़ चुकी हूँ। अब जब मुझे बोलने का मौका मिला है तो मुझे वास्तव में उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ यह अंतिम सीमा है। आगे का इलाज बस इस मास्टर रायचंद की ताकत बर्बाद करेगा। गुरु माँ, स्वप्ना की आवाज थोड़ी उदास लग रही थी। स्वप्ना, मुझे उठने में मदद करो, महिला ने कहा। जी, स्वप्ना ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया और अपनी गुरु माँ को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। रणवीर ने भी हाथ बढ़ाया। इतनी करीब से वह स्वप्ना के बर्फीले कपड़ों पर एक हल्की भीनी खुशबू भी सूंघ सकता था। रणवीर का दिमाग शांत रहा। उसने अतिरिक्त नजर डालने का मौका नहीं लिया। उन्हें उठने में मदद करने के बाद वह एक तरफ लौट गया। स्वप्ना, तुमने इन महान मास्टर को कहां से आमंत्रित किया? इतने युवा, फिर भी चिकित्सा में इतने निपुण। स्वप्ना शर्मिंदा दिखी। गुरु माँ, इन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी गुरु माँ ने हैरान होकर पूछा। स्वप्ना के पास घटनाओं के पूरे क्रम को सुनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो ऐसी बात है। स्वप्ना की गुरु माँ ने सिर हिलाया, फिर रणवीर से कहा, महान मास्टर रायचंद, स्वप्ना ने मुझे बचाने की अपनी हताशा में जल्दबाजी की। अगर इससे आपको कोई परेशानी हुई है तो मैं उसकी ओर से माफी मांगती हूँ। शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी गुरु माँ के लिए परिणामों की परवाह न करना उनकी गुरु भक्ति को दर्शाता है। अब जब सब कुछ स्पष्ट है तो कोई मुद्दा नहीं है, रणवीर ने हल्के से कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाया। स्वप्ना उसे अपनी बर्फीली आंखों से घूर रही थी। परिणामों की परवाह न करना से उसका क्या मतलब था? क्या यह उस पर कटाक्ष था? शायद इसलिए कि रणवीर ने उसकी गुरु माँ को बचाया था। उसने अंततः कुछ नहीं कहा। क्या मैं महान मास्टर रायचंद का शुभ नाम जान सकती हूँ? स्वप्ना की गुरु माँ ने पूछा। रणवीर रायचंद, रणवीर ने खुले तौर पर उत्तर दिया। तुम रणवीर रायचंद हो? स्वप्ना के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। तुमने मेरे बारे में सुना है? रणवीर ने पूछा। मैंने तुम्हारे ठाकुर मठ को मिटाने के बारे में सुना है। स्वप्ना का लहजा फिर से ठंडा हो गया। तुमने ठाकुर मठ को मिटा दिया? उसकी गुरु माँ आश्चर्यचकित थीं। वह काफी समय से घायल थीं और उन्हें इस घटना के बारे में पता नहीं था। ठाकुर मठ ने खुद अपनी मौत को दावत दी थी, रणवीर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। कल्पना करना मुश्किल है कि एक दिन ठाकुर मठ वास्तव में नष्ट हो जाएगा। स्वप्ना की गुरु माँ हैरान थीं।
आप दोनों भी साधना लोक के लोग होने चाहिए, आखिर आपकी पहचान क्या है? रणवीर ने पूछा। हम दिव्य ज्योति आश्रम से हैं। दिव्य ज्योति आश्रम? रणवीर को तुरंत झटका लगा। जब छवि लूथरा ने साधना लोक का परिचय दिया था तो उसने इस शक्ति का उल्लेख किया था, कथित तौर पर आर्यावर्त के भीतर एक बेहद अलौकिक और पौराणिक अस्तित्व। मेरा नाम गायत्री देवी है, मैं दिव्य ज्योति आश्रम की संप्रदाय प्रमुख हूँ। यह मेरी एकमात्र सच्ची शिष्या स्वप्ना है। स्वप्ना की गुरु माँ ने जारी रखा। दिव्य ज्योति आश्रम की संप्रदाय प्रमुख? रणवीर बहुत चौंक गया। वह जानता था कि उनकी पृष्ठभूमि असाधारण होगी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी बड़ी होगी। तो आप सीनियर गायत्री देवी हैं? आपसे मिलना इस जूनियर का सौभाग्य है। रणवीर ने सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए। छवि लूथरा ने समझाया था कि दिव्य ज्योति आश्रम के इतना पौराणिक होने का कारण एक व्यक्ति से अटूट रूप से जुड़ा था। वह व्यक्ति थी गायत्री देवी, दिव्य ज्योति की संप्रदाय प्रमुख। किंवदंती है कि कई साल पहले विभिन्न साम्राज्यों के कई शीर्ष विशेषज्ञ आर्यावर्त को उकसाने आए थे। अंत में गायत्री देवी आगे बढ़ी और एक ही चाल में उन सभी का सिर काट दिया, जिससे शून्य स्तर खून से भर गया और पूरी दुनिया को डरा दिया। उस लड़ाई ने गायत्री देवी की प्रसिद्धि को आसमान पर पहुंचा दिया। इसके अलावा गायत्री देवी की ताकत पूरे साधना लोक के शिखर पर थी, अलौकिक और सांसारिक बंधनों से मुक्त, दिव्य ज्योति की अमर के रूप में सम्मानित। अमर शब्द से नवाजा जाना कोई देख सकता था कि साधना लोक गायत्री देवी को कितना उच्च मानता था, और वह उस स्थान पर खड़ी हो सकती थी। इसका कारण गायत्री देवी की जबरदस्त शक्ति थी। बस रणवीर को उम्मीद नहीं थी कि जब वह साधना लोक की इस पौराणिक हस्ती से पहली बार मिलेगा तो वह पहले से ही गंभीर चोटों से मौत के कगार पर होंगी। खोखली शोहरत, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी, इसलिए मुझे इसकी और भी कम परवाह है, गायत्री देवी ने साफगोई से कहा। भले ही वह मौत के कगार पर थी, लेकिन वह बहुत खुले विचारों वाली थी, नश्वर दुनिया के पार देख लेने का भाव रखती थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ सीनियर, आपको इतनी गंभीर चोटें कैसे लगीं? रणवीर ने उत्सुकता से पूछा। कई साल पहले कुछ शीर्ष पश्चिमी साधक मेरे दिव्य ज्योति आश्रम के खजाने को छीनना चाहते थे और एक लड़ाई छिड़ गई। मूल रूप से यह कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला करने के लिए एक बुरी साधना तकनीक का इस्तेमाल किया और मैं बेहोश हो गई। गायत्री देवी ने समझाया। उन साधकों की क्या पृष्ठभूमि है जो इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत करते हैं? रणवीर ने कड़ाई से पूछा। दिव्य ज्योति आश्रम आकर चीजें छीनने की हिम्मत करना कितनी बेशर्मी। स्वर्ग मंडल के 4 निर्णायक, क्या तुमने उनके बारे में सुना है? गायत्री देवी ने कहा। अध्याय 372, एक और महान विद्या की प्राप्ति। स्वर्ग संस्था, 4 न्यायाधीश। ये सुनते ही रणवीर की आंखों में खून उतर आया। बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। देवलोक दुनिया के 3 महान निषिद्ध क्षेत्रों में से एक, जिसे स्वर्ग संस्था का समर्थन प्राप्त था, और वो 4 न्यायाधीश ही थे जो पर्दे के पीछे से डोर खींच रहे थे। कुछ समय पहले उन्होंने मुझे बार बार उकसाया तो मैंने उनका नामो निशान मिटा दिया। पीछे मुड़कर देखें तो देवलोक का अहंकार बिल्कुल स्वर्ग संस्था जैसा ही था। वे न केवल रायचंद परिवार के खजाने लूटने के लिए पूर्व देश आए थे, बल्कि उन्होंने दिव्य ज्योति आश्रम पर भी हमला किया। ये सरासर डकैती थी। तुमने सचमुच देवलोक को भी नष्ट कर दिया। गायत्री देवी फिर से हैरान रह गईं। ये नौजवान आखिर किस मिट्टी का बना था? इसकी ताकत इतनी खौफनाक कैसे हो सकती है? चूंकि देवलोक स्वर्ग संस्था के नियंत्रण में था, वे बदला लेने जरूर आएंगे। सावधान रहना, स्वर्ग संस्था बहुत शक्तिशाली है। गायत्री देवी ने गंभीरता से चेतावनी दी। सलाह के लिए शुक्रिया सीनियर, मैं सतर्क रहूंगा। लेकिन अगर स्वर्ग संस्था का कोई भी व्यक्ति आर्यावर्त की धरती पर कदम रखने की जुर्रत करता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो जिंदा वापस न जाए। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। अफसोस की बात है कि मेरा शरीर अब ज्यादा साथ नहीं देगा, वरना मैं उन 2 महान विद्याओं को वापस छीनने की कोशिश करती जिन्हें स्वर्ग संस्था ने साम्राज्य से लूटा था। गायत्री देवी ने पछतावे के साथ कहा। रणवीर की आंखों में चमक आ गई। आप जिन 2 विद्याओं की बात कर रही हैं, क्या उन्हें पुराने रक्षकों ने राष्ट्र भाग्य कुंडली से प्राप्त किया था? तुम्हें उस बारे में पता है? गायत्री देवी ने आश्चर्य से पूछा। रणवीर मुस्कुराया। सच कहूं तो देवलोक इसी मामले को लेकर मुझे बार बार उकसा रहा था। इसके बाद रणवीर ने गायत्री देवी को उस मणि के बारे में बताया जो रायचंद परिवार के पास थी। तो ये बात है? गायत्री देवी ने सिर हिलाया और फिर एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। अगर ऐसी बात है तो इसे भी रख लो। यह क्या है? रणवीर चौंक गया। यह उन 7 महान विद्याओं में से एक है जिसे मैंने इकट्ठा किया था। श्वास विद्या, वही खजाना जिसे वो 4 न्यायाधीश छीनना चाहते थे, गायत्री देवी ने समझाया। क्या? रणवीर ने एक गहरी सांस ली। तो उन विद्याओं में से एक दिव्य ज्योति आश्रम में थी। 1 सदी से भी पहले जब पुराने रक्षकों ने राष्ट्र भाग्य कुंडली प्राप्त की थी तो उन्होंने कुल 7 महान विद्याओं का ज्ञान हासिल किया था। अब रणवीर ने उनमें से 5 का पता लगा लिया था। स्वर्ग संस्था के पास 2 विद्याएं थीं।
पवित्र आश्रम के पास एक विद्या थी। नव आकाश 3 महान निषिद्ध क्षेत्रों में से एक के पास एक विद्या थी। ठाकुर मठ के पास भी एक विद्या थी जो वर्तमान में रणवीर के पास थी। 2 विद्याएं अभी भी गायब थीं और अब एक और विद्या के दिव्य ज्योति आश्रम में होने की पुष्टि हो गई थी। केवल अंतिम विद्या का अभी तक कोई अता पता नहीं था। तो स्वर्ग संस्था उन 7 महान विद्याओं में से एक के पीछे पड़ी थी। ये भी राष्ट्र भाग्य कुंडली से जुड़ी एक और साजिश है। ये लोग कभी हार नहीं मानते, रणवीर ने बर्फीले स्वर में कहा। ये विद्याएं आर्यावर्त की अमानत हैं, इन्हें विदेशी हाथों में नहीं जाना चाहिए। मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ, शायद तुम एक दिन इन सबको इकट्ठा कर सको, गायत्री देवी ने उम्मीद के साथ कहा। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद सीनियर, लेकिन आपने खुद कहा था कि इन्हें बस विदेशी साधकों के हाथों से दूर रखना है। आप इसे रखिए, अगर आपको उत्तराधिकारी चाहिए तो वो स्वप्ना होनी चाहिए। रणवीर ने मना कर दिया। स्वप्ना ने पहले ही इस विद्या को कंठस्थ कर लिया है, अब मूल ग्रंथ की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसे तुम्हें देने से कुछ नहीं बदलेगा, इसे मेरी जान बचाने का इनाम समझो, गायत्री देवी ने कहा। लेकिन मैंने आपको पूरी तरह से ठीक नहीं किया है, मैं इसका हकदार नहीं हूँ, रणवीर ने आह भरी। गायत्री देवी ने अपना सिर हिलाया। मैं अपनी हालत जानती हूँ, मैंने सबसे बुरे के लिए तैयारी कर ली थी। तुमने मुझे जगाया और मुझे बोलने का मौका दिया, यही मेरे लिए जीवनदान है, इसे रख लो। यह मेरी गुरुमाँ की दिली इच्छा है, मना मत करो, स्वप्ना ने भी आग्रह किया। तो फिर आपका धन्यवाद सीनियर, रणवीर मान गया और उसने मूल ग्रंथ को संभाल कर रख लिया। स्वप्ना, मेरे सामने बैठो, गायत्री देवी ने अचानक कहा। जी, स्वप्ना ने आज्ञा मानी और बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, गायत्री देवी ने अपना हाथ उठाया और उसे स्वप्ना की पीठ पर रख दिया। एक प्रचंड शक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। गुरुमाँ, आप, स्वप्ना को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। हिलो मत, मैं अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, मैं अपनी बची हुई सारी साधना तुम्हें सौंप रही हूँ, ध्यान केंद्रित करो, गायत्री देवी ने सख्ती से आदेश दिया। स्वप्ना हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी, उसने अपने होठों को काट लिया जबकि उसकी आंखों से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। अपनी साधना को स्थानांतरित करने का मतलब था कि उसकी गुरुमा जीवन का त्याग कर रही थीं। उसका दिल तड़प उठा। असीम दिव्य साधना शक्ति लगातार स्वप्ना के शरीर में समाती जा रही थी। स्वप्ना की ताकत में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। इसके विपरीत गायत्री देवी की कभी जवां दिखने वाली त्वचा पल भर में बूढ़ी हो गई, उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। ... आधे घंटे बाद गायत्री देवी ने अपनी हथेली हटा ली। अब तक वह एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। बाल बर्फ जैसे सफेद, शरीर सूखा हुआ और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। स्वप्ना घूमी। गायत्री देवी की हालत देख वह फूट फूट कर रो पड़ी। गुरुमाँ, आपने ऐसा क्यों किया? स्वप्ना, शोक मत करो, मेरा समय आ गया था। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन के अटल सत्य हैं। स्वप्ना, आज से तुम दिव्य ज्योति आश्रम की अगली प्रमुख हो। इसका भविष्य अब तुम्हारे कंधों पर है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना, गायत्री देवी ने फुसफुसाते हुए कहा। एक तरफ खड़े रणवीर के मन में भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। स्वर्ग संस्था के लिए उसकी नफरत और गहरी हो गई। गड़गड़ाहट। तभी अमर गुफा हिलने लगी। पहले से शांत सर्द नकारात्मक ऊर्जा फिर से उबलने लगी। बुरा हुआ, मैंने जो व्यूह रचना पहले बनाई थी वह ज्यादा देर नहीं टिकेगी, स्वप्ना ने कहा। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे। कोई बात नहीं, मैं इस सर्द ऊर्जा को रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, रणवीर ने कहा। तुम सर्द ऊर्जा को रिफाइन कर सकते हो? गायत्री देवी ने कठिनाई से पूछा। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। मैं एक ऐसी तकनीक की साधना करता हूँ जो किसी भी ऊर्जा को शुद्ध कर सकती है। ठीक है, मुझ में अभी भी थोड़ी ताकत बाकी है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, गायत्री देवी ने कहा। उनके बूढ़े शरीर से एक बार फिर एक भीषण आभा फूटी। उन्होंने हाथों से मुद्राएं बनाई और सूरज और चांद की चमक जैसी तेज रोशनी फूट पड़ी, जिसने अमर गुफा को लगभग चकाचौंध कर दिया। धड़ाम। अगले ही पल गायत्री देवी ने उस दिव्य रोशनी को जमीन पर दे मारा। बैंग बैंग, अनगिनत प्रकाश की लहरें फैल गईं। सारी सर्द ऊर्जा ऐसे जम गई जैसे फ्लैश फ्रीज हो गई हो। बेकाबू पृथ्वी नाड़ी ऊर्जा भी दब गई, जैसे किसी दुष्ट ड्रैगन को पालतू बना लिया गया हो। यह नजारा देख रणवीर दंग रह गया। और ये तब था जब गायत्री देवी ने अपनी साधना स्वप्ना को दे दी थी, फिर भी वे इतनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थीं। अपने चरम पर उनकी ताकत अकल्पनीय रही होगी। अगर उन 4 न्यायाधीशों ने उन पर धोखे से हमला न किया होता तो शायद वे उनका बाल भी बांका न कर पाते। सारी सर्द ऊर्जा को दबाने के बाद गायत्री देवी की हालत रसातल में चली गई। मैंने सारी सर्द ऊर्जा को जमा दिया है, इसे रिफाइन करना बहुत आसान होगा, इसे समझो। मेरा धन्यवाद। वह आखिरी शब्द तुम्हें पूरा भी नहीं कर पाई कि उनकी सांसें थम गईं। अध्याय 373, एक किंवदंती का अंत, एक अफसोस। गुरुमाँ, स्वप्ना चीख उठी और गायत्री देवी को अपनी बाहों में भर लिया। सीनियर, रणवीर भी जल्दी से चिल्लाया, फिर नब्ज टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं।
गायत्री देवी के शरीर के अंदर जिन नाड़ियों और एक्यूपॉइंट्स को उसने जबरदस्ती खोला था वे सब चकनाचूर हो चुके थे। उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, उनका देहांत हो चुका था। रणवीर ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, दिल में उदासी की एक लहर दौड़ गई। उसने इतना कुछ देखा था कि उसका जिगर फौलाद का हो चुका था, फिर भी इस पल उसका मन रोने को कर रहा था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी जीवन भर की साधना स्वप्ना को सौंप दी थी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल उस सर्द ऊर्जा को दबाने के लिए किया ताकि रणवीर के लिए उसे रिफाइन करना आसान हो जाए। रणवीर गायत्री देवी के अतीत के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो किया वह रणवीर का सम्मान अर्जित करने के लिए काफी था। सीनियर, आपका धन्यवाद। रणवीर ने गायत्री देवी के पार्थिव शरीर के आगे सिर झुकाया। उन 4 न्यायाधीशों का आपको नुकसान पहुंचाना, उसका बदला अब मुझ पर उधार है। मैं निश्चित रूप से आपका प्रतिशोध लूंगा। इस दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो रणवीर को ऐसा वादा करने पर मजबूर कर सकें। ये पल उन्हीं में से एक था। नहीं, स्वप्ना अचानक बोल पड़ी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उन 4 न्यायाधीशों को मारूंगी। स्वप्ना की आवाज बर्फीली थी, उसकी आंखों में तीव्र हत्या का इरादा चमक रहा था। मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। रणवीर ने उसे सांत्वना दी। उसे अचानक स्वप्ना के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था। गायत्री देवी का शरीर अब तक टिका रहा, यह न केवल उनकी अपनी शक्तिशाली ताकत के कारण था, बल्कि स्वप्ना ने भी अनगिनत प्रयास किए होंगे, लेकिन अंत में वह फिर भी अपनी गुरुमां की जान नहीं बचा सकी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। क्या तुम जानते हो, मेरी गुरुमां ने मुझे बर्फ और ठंड में से उठाया था। अगर वह न होती तो मैं बहुत पहले जंगली जानवरों का भोजन बन चुकी होती। बचपन से लेकर बड़े होने तक गुरुमां ने ही मेरी देखभाल की, मेरे लिए कपड़े से ले खाना बनाया और मुझे नहलाया। दिव्य ज्योति आश्रम की विरासत 570 साल पुरानी है। मेरी गुरुमां की पीढ़ी तक पूरे आश्रम में केवल 2 लोग थे, वो और मैं। हम माँ और बेटी की तरह थीं। लेकिन अब स्वप्ना ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा दर्द से भर गया। यह महिला जो बर्फ की तरह ठंडी और सांसारिक मोहमाया से दूर थी, पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति के सामने इतना कुछ बोली थी। उसका दिल कितना तड़प रहा होगा। रणवीर को स्वप्ना की दुखद जीवन कहानी सुनकर बहुत बेचैनी हुई, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसे और भी आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इतने प्रतिष्ठित दिव्य ज्योति आश्रम में केवल वे 2 ही थीं, गुरु और शिष्य। कोई आश्चर्य नहीं कि गायत्री देवी ने पहले कहा था कि स्वप्ना उनकी एकमात्र सच्ची शिष्य थी। केवल एक गुरु और शिष्य द्वारा एक संप्रदाय की रक्षा करना, कोई भी कल्पना कर सकता है कि उनका बंधन कितना गहरा था। रणवीर चुपचाप सुनता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। शायद इस पल स्वप्ना को सांत्वना देने वाले की नहीं, बल्कि एक सुनने वाले की जरूरत थी। ... काफी देर बाद स्वप्ना चुप हो गई। उसने गायत्री देवी के शरीर को उठाया और बाहर की ओर चल दी। तुम कहाँ जा रही हो? गुरुमां को घर ले जा रही हूँ, स्वप्ना ने पीछे मुड़े बिना कहा। रणवीर उसके पीछे पीछे चला। शू शू, पल भर में 2 आकृतियां एक के बाद एक 9 ड्रैगन कुंड से बाहर निकली। पैलेस लॉर्ड बाहर आ गए। विक्रम चिल्लाया। हर कोई आगे बढ़ा, उनकी निगाहें टिकी रहीं। वह सफेद कपड़ों वाली महिला एक लाश को क्यों पकड़े हुए है? रिया ओबरॉय ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। उसे जरूर हमारे पैलेस लॉर्ड ने मारा होगा, विक्रम ने बिना सोचे कहा। तो फिर उस सफेद कपड़ों वाली महिला को क्यों नहीं मारा गया? रिया ने पूछा। ओह, सही बात है, विक्रम को आखिरकार समझ आया। पैलेस लॉर्ड और वह महिला इस समय एक दूसरे के दुश्मन नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि स्वप्ना गायत्री देवी को अपनी बाहों में लेकर वहां से जाती, वह अचानक मुड़ी और रणवीर की ओर देखा। शुक्रिया, उस सर्द ऊर्जा को मेरी गुरुमां की निशानी समझना। मैं तुम्हारे अच्छे भाग्य की कामना करती हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे दिव्य ज्योति आश्रम में ढूंढ लेना। इन शब्दों को छोड़ने के बाद स्वप्ना मुड़ी और चली गई। इस पल उसकी सामान्य शीतलता के अलावा उसमें एक अकेलापन भी झलक रहा था। तुम यहाँ भूत बनकर लोगों को डराने का नाटक करती हो और तुम्हें लगता है कि तुम बस ऐसे ही जा सकती हो। वहीं रुक जाओ, विक्रम गुस्से में चिल्लाया। विक्रम, ये सब एक गलतफहमी है, वह दुश्मन नहीं है, रणवीर ने कहा। स्वप्ना की जाती हुई आकृति को ओझल होते देख उसका मन अशांत था। गलतफहमी? पैलेस लॉर्ड, आखिर हुआ क्या? विक्रम ने हैरानी से पूछा। रणवीर जमीन पर उतरा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस बेबसी में अपना सिर हिलाया। रणवीर, अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो मत करो, हम तुम्हें दोष नहीं देंगे, अनन्या शर्मा ने धीरे से कहा, ये देखते हुए कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। बात यह नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, बस थोड़ी बेबसी महसूस हो रही है। रणवीर ने आह भरी। फिर रणवीर ने सबको वह सब बताया जो अमर गुफा के अंदर हुआ था। तो ये बात है। सब कुछ समझने के बाद सबके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे, फिर सब खामोश हो गए। कितने अफसोस की बात है,
दिव्य ज्योति आश्रम की प्रमुख का बस ऐसे ही निधन हो गया। जाने से पहले उन्होंने दयालुता दिखाते हुए रणवीर को एक कानून विद्या दी और यहाँ तक कि उसके लिए सर्द ऊर्जा को जमा दिया ताकि उसे रिफाइन करना आसान हो सके, सिर्फ इसलिए कि उनका दिल इतना अच्छा था। और फिर उनका निधन हो गया। हर किसी को बहुत दुख महसूस हुआ। रणवीर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो, अनन्या ने कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह स्वभाव से भावुक थी। पापा, वो परी आंटी कितनी दुखी होंगी ना, रूही ने अपनी तोतली समझदारी से कहा। रणवीर ने अनन्या के कंधे को थपथपाया और फिर रूही के छोटे सिर को सहलाया। ज्यादा मत सोचो, इस दुनिया में हर दिन अफसोसजनक चीजें होती रहती हैं। ये फिर से स्वर्ग संस्था है। ये पश्चिमी ताकतें हमेशा आर्यावर्त में बुराई करने आती हैं, बदमाश कहीं के। विक्रम ने गुस्से में कहा, जब मैं स्वर्ग संस्था को नष्ट करूंगा तो इस बात का हिसाब भी चुकता करूंगा। सीनियर गायत्री देवी की मौत बेकार नहीं जाएगी। रणवीर की आवाज ठंडी थी। वैसे पैलेस लॉर्ड, आपको क्या लगता है कि घायल होने से पहले दिव्य ज्योति आश्रम की प्रमुख का साधना स्तर क्या था? वह आखिरी सांस पर भी इतनी शक्तिशाली थी? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। मैं स्वप्ना से पूछना भूल गया, लेकिन वह कम से कम शक्ति देव स्तर के शिखर पर थी और यह संभव है कि उन्होंने शक्ति देव स्तर को तोड़कर किसी और क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो। रणवीर ने विश्लेषण किया। कितने अफसोस की बात है, वह भी हमारे आर्यावर्त की एक महाशक्ति थी और वह बस ऐसे ही चली गईं। विक्रम ने बार बार आह भरी। सीनियर गायत्री देवी ने मरने से पहले अपनी सारी साधना स्वप्ना को दे दी। स्वप्ना की वर्तमान ताकत गायत्री देवी से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि एक दिन वह सीनियर गायत्री देवी से भी आगे निकल जाएगी, रणवीर ने कहा। सबने थोड़ी और बातचीत की, सभी भावनाओं से भरे हुए थे। रणवीर ने अंत में अनन्या की ओर माफी भरे भाव से देखा। अनन्या, मुझे डर है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। क्या तुम उस सर्द ऊर्जा को रिफाइन करने जा रहे हो? अनन्या ने अनुमान लगाया। हाँ, इसलिए मैं अभी तुम्हारे और रूही के साथ खेलने नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, जरूरी काम पहले आता है। मैं नासमझ नहीं हूँ और यह आखिरी मौका तो है नहीं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या, थैंक यू। रणवीर को बहुत अपराध बोध महसूस हुआ। फिर से थैंक यू। अपनों में औपचारिकता कैसी? तुम बस अपनी साधना में जाओ। मैं रूही को पहले खेलने ले जाऊंगी। जब तक हम आसपास की जगहें घूम लेंगे तब तक शायद तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी, अनन्या ने कहा। ठीक है, तो तय रहा। मुझे 2 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। रणवीर ने सिर हिलाया। फिर उसने विक्रम और अग्नि से पूछा, क्या मेहता परिवार ने कोई हरकत की? अध्याय 374, एकांतवास कुल देवता का उदय। पैलेस लॉर्ड, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। सेक्ट लीडर, अभी तक कोई हलचल नहीं है। अग्नि और विक्रम ने बारी बारी से जवाब दिया। जब तक मैं एकांतवास में हूँ, अनन्या और रूही पर नजर रखना। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। इस बात की चिंता मत करना कि मैं साधना में हूँ, रणवीर ने तुरंत आदेश दिया। दोनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मेहता परिवार एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। पिछली बार एक कुल बुजुर्ग का सिर काटने के बाद उसे यकीन नहीं था कि प्राचीन मेहता कुल इससे डर जाएगा। इसलिए रणवीर के दिमाग में यह बात खटक रही थी। उसने भैरो ओबरॉय और रिया ओबरॉय से संक्षिप्त बातचीत की, फिर समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसके पैरों के नीचे प्राण शक्ति उमड़ पड़ी और वह सीधे 9 ड्रैगन कुंड की ओर उड़ गया और वापस अमर गुफा में कदम रखा। बिना एक और शब्द कहे रणवीर पालथी मारकर बैठ गया और तुरंत संजीवनी विद्या का संचार करने लगा। पल भर में हर दिशा से असीम सर्द नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। चूंकि गायत्री देवी ने इसे जमा दिया था, इसलिए रणवीर के लिए अब इसे सोखना बहुत आसान था। ये जमे हुए जानवरों के झुंड जैसा था, उसे बस हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना था। बाहर भैरो और रिया ने देखा कि सब कुछ सामान्य था। अनन्या और अन्य लोगों को अलविदा कहा और चले गए। अनन्या ने रूही को लिया और ठहरने के लिए कल्याणपुर प्राचीन गांव में एक गेस्ट हाउस ढूंढ लिया। उसी समय उसने एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें घोषणा की गई कि रोहाना ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर कल्याणपुर रिसोर्स डेवलपमेंट कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। उसने ये भी स्पष्ट किया कि 9 ड्रैगन कुंड का तथाकथित भूत कभी अस्तित्व में नहीं था। ये सब एक गलतफहमी थी और अब सब कुछ सामान्य हो गया था। ये सब खत्म करने के बाद अनन्या रूही को कल्याणपुर के दर्शनीय स्थलों की सैर कराने ले गई। आखिरकार अब ये सब रोहाना ग्रुप का ही होने वाला था। अग्नि और विक्रम उनके साथ ही रहे, उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इस बीच छाया संप्रदाय के कुछ सदस्य 9 ड्रैगन कुंड के आसपास छिपे हुए थे और निगरानी कर रहे थे। जबकि रणवीर एकांतवास में था, प्राचीन मेहता कुल में वापस यशपाल मेहता एक प्राचीन मीनार के सामने घुटने टेके बैठा था। उसके पीछे मेहता परिवार के दर्जनों बुजुर्ग और मुख्य सदस्य घुटने टेके बैठे थे। मेहता परिवार संकट में है, कृपया बाहर आएं, कुल पूर्वज। यशपाल चिल्लाया। मेहता परिवार संकट में है, कृपया बाहर आएं, कुल पूर्वज। उसके पीछे दर्जनों लोगों ने उस पुकार को दोहराया, जिससे आसमान बादलों की गरज की तरह हिल गया।
एक कुल पूर्वज पूरे प्राचीन कुल में सबसे शक्तिशाली हस्ती होता था, कुल प्रमुख से भी अनगिनत गुना अधिक महत्वपूर्ण। एक कुल प्रमुख को बदला जा सकता था, लेकिन कुल पूर्वज केवल एक ही था। कोई नहीं जानता था कि वह कितने वर्षों तक जीवित रहा था। उसने अपना अधिकांश समय एकांतवास में बिताया था। आमतौर पर प्राचीन मेहता कुल अपने पूर्वज को तब तक परेशान नहीं करता जब तक कि कोई वास्तविक खतरा न मंडरा रहा हो, इसलिए उनकी चीख ने निषिद्ध क्षेत्र की शांति को चकनाचूर कर दिया। लेकिन कुल पूर्वज इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे कि उन्हें जगाना कोई साधारण बात नहीं थी। यशपाल ने भीड़ का नेतृत्व करते हुए बार बार पुकार लगाए। अनगिनत मेहता कुल के लोग दूर खड़े होकर जलती हुई आंखों से देख रहे थे। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था, उस पल का इंतजार कर रहे थे जब प्राचीन मीनार खुलेगी और कुल पूर्वज प्रकट होंगे। एक बार जब कुल पूर्वज बाहर आ गए तो रणवीर के मरने का समय आ जाएगा। जो कोई भी प्राचीन कुल के सदस्य को मारने की हिम्मत करेगा, चाहे वह कोई भी हो, बिना कफन दफन के मरेगा। जयपुर कल्याणपुर प्राचीन गांव। अनन्या रूही को पास के हर आकर्षण केंद्र पर ले गई थी। 3 दिन बीत चुके थे, फिर भी रणवीर अभी तक बाहर नहीं आया था। वह दिन में कई बार 9 ड्रैगन कुंड गई, लेकिन सतह शांत और स्थिर रही, बिना किसी प्रतिक्रिया के। रणवीर ने 2 दिन कहा था, लेकिन 3 दिन हो गए और अभी तक कोई संकेत नहीं। क्या वह? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं अनन्या, तुम हमेशा सबसे बुरा क्यों सोचती हो? रणवीर इतना मजबूत है, थोड़ी सी साधना उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसने बुरे विचार को झटक दिया। एक और दिन बीत गया, रणवीर अभी भी एकांतवास से बाहर नहीं आया था। अनन्या की सेक्रेटरी ने पूर्व देश से कई बार फोन किया था, ये पूछते हुए कि वह कब वापस आएगी। कंपनी के कई मामलों में उसके व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता थी। उस दिन सेक्रेटरी ने फिर फोन किया। पूर्व देश में एक महत्वपूर्ण बैठक में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी और दस्तावेजों के एक ढेर पर उसके हस्ताक्षर की जरूरत थी। मैं और देर नहीं कर सकती। अनन्या ने आखिरकार पहले पूर्व देश वापस जाने का फैसला किया। विक्रम, मुझे रूही को घर ले जाना है। हमने जयपुर में केवल 2 या 3 दिन रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन अब 4 हो गए हैं। ग्रुप में मेरे लिए काम का ढेर इंतजार कर रहा है। अनन्या ने तुरंत विक्रम को ढूंढ लिया, लेकिन पहले स्लॉट अभी तक एकांतवास से बाहर नहीं आए हैं। विक्रम हिचकिचाया। रणवीर ठीक होगा, तुम यहीं रहो और निगरानी करो। अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत बताना, या एक बार मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं उसे लेने के लिए वापस जयपुर आ सकती हूँ। अनन्या ने कहा, ठीक है। विक्रम केवल सिर हिला सका, उसे उसके फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अनन्या को घर कैसे पहुंचाया जाए, यह एक सिरदर्द था। इस बार जयपुर में केवल अग्नि, विक्रम और छाया संप्रदाय के मुट्ठी भर सदस्य ही आए थे। रणवीर के आदेशानुसार अनन्या और रूही की सुरक्षा के लिए उन दोनों का साथ होना जरूरी था। फिर भी अगर वे चले गए तो 9 ड्रैगन कुंड पर नजर रखने के लिए कोई मुख्य आधार नहीं होगा। न तो विक्रम और न ही अग्नि इसे केवल छाया संप्रदाय के सदस्यों पर छोड़ने में सहज महसूस कर रहे थे। हम ऐसा करेंगे, मैं रुकता हूँ। अग्नि, तुम मैडम और रूही को वापस ले जाओ। विक्रम ने आखिरकार फैसला किया। तुम्हें यकीन है कि तुम संभाल लोगे? अग्नि ने रूखेपन से पूछा। तुलना मतलब क्या है? भूलो मत, मैं अब शक्ति देव स्तर का विशेषज्ञ हूँ। अगर तुम मैडम और रूही को सुरक्षित रख सकती हो तो मैं निश्चित रूप से पहले इस लॉर्ड की देखभाल कर सकता हूँ, विक्रम ने चिढ़कर जवाब दिया। तो बेहतर होगा कि तुम सेक्ट लीडर को सुरक्षित रखो। जहां तक मैडम और छोटी बच्ची की बात है, मैं अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगी, अग्नि ने ठंडे स्वर में कहा। बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान पर कायम रहो। अगर मैडम या रूही के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विक्रम ने पलटवार किया। अग्नि ने और कुछ नहीं कहा, वह अनन्या और रूही को लेकर चली गई। जल्द ही माँ और बेटी अजमेर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान पर सवार हो गईं। ... उसी क्षण प्राचीन मेहता कुल, यशपाल और अन्य अभी भी घुटने टेके हुए थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मेहता परिवार संकट में है, कृपया बाहर आएं, कुल पूर्वज। कई दिन बीत गए, फिर भी प्राचीन मीनार खामोश रही। देखने वाले मेहता कुल के लोगों के दिलों में धड़कनें तेज हो गईं। कुल पूर्वज के शीर्षक में कुल शब्द था, वह पूरे परिवार के रक्षक थे। कुल प्रमुख और बाकी लोग कई दिनों से चिल्ला रहे थे कि मेहता परिवार पर आपदा आ गई है। फिर भी पूर्वज अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। क्या उनका निधन बहुत पहले हो चुका है? जैसे ही यह विचार सामने आया, हर कोई संदेह करने लगा। आखिरकार कुल पूर्वज ने बहुत लंबे समय से खुद को नहीं दिखाया था। वे रणवीर को मारने के लिए उन पर भरोसा कर रहे थे। अगर पूर्वज का पहले ही निधन हो चुका हो तो फिर क्या? बेचैनी उनके दिलों में तेजी से फैल गई। गड़गड़ाहट। अचानक प्राचीन मीनार से एक भयानक आभा फूटी, जैसे कि कोई अद्वितीय देवराजा पैदा होने वाला हो, 9 आकाशों और 10 दिशाओं को दबाते हुए। पूरा प्राचीन मेहता कुल एक निषिद्ध क्षेत्र के भीतर इस ताकत के नीचे दब गया। आभा में फंसे दूर खड़े मेहता कुल के लोग बेकाबू होकर कांपने लगे, सांस लेना लगभग असंभव हो गया। फिर भी उनके चेहरों पर असीम उत्साह दिखाई दे रहा था।
प्राचीन मीनार आखिरकार हिल गई, कुल पूर्वज जाग गए होंगे। अध्याय 375 संकट का आगमन। कुल पूर्वज के आगमन का स्वागत है। यशपाल की आवाज तुरंत उत्साह से भर गई। उसके पीछे खड़े हर व्यक्ति ने इस जयकारे में साथ दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। प्राचीन मीनार के भीतर से फूटने वाली आभा और भी प्रबल हो गई, पहाड़ों और समुद्रों की तरह उमड़ती हुई। यहाँ तक कि यशपाल और अन्य लोगों ने भी एक जबरदस्त दबाव महसूस किया। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति अपने चरम पर पहुंची, प्राचीन मीनार का द्वार जो न जाने कितने वर्षों से बंद था, अचानक एक धमाके के साथ खुल गया। मेहता परिवार के हर सदस्य का दिल धक से रह गया। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। वहां एक लंबा सीधा साया खड़ा था, बर्फ जैसे सफेद बालों वाला और काले प्राचीन वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति। वह प्राचीन लग रहा था, फिर भी उसकी आभा अपने चरम पर थी। एक अद्वितीय देवराजा की तरह, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं था। हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे वह एक ड्रैगन और बाघ की तरह बाहर निकला। धड़ाम, हर कदम के साथ जमीन हिलती थी, पत्थर टूटने की कगार पर थे। कुल पूर्वज का स्वागत है, यशपाल ने नारा लगाया। अनगिनत मेहता कुल के लोग उत्साह से जल रहे थे, जैसे किसी देवता को देख रहे हों। उनके लिए कुल पूर्वज एक जीवित देवता थे। मेहता परिवार पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? कुल पूर्वज ने यशपाल के सामने कदम रखते हुए पूछा। उनकी आवाज एक विशाल घंटे की तरह गूंजी, जिसने 9 आकाशों को हिला दिया। कुल पूर्वज को रिपोर्ट, किसी ने हमारे छोटे मालिक की हत्या कर दी है, यशपाल ने कहा। जैसे ही वे शब्द उसके होठों से निकले, कुल पूर्वज से असीम हत्या का इरादा फूट पड़ा। वे मेहता परिवार के छोटे मालिक को मारने की हिम्मत करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति गरजा, उन्होंने हमारे एक शक्ति देव स्तर के बुजुर्ग और एक कुल बुजुर्ग को भी मार डाला, यशपाल ने जोड़ा। बूम। कुल पूर्वज के हाव भाव में भारी बदलाव आया। एक कुल बुजुर्ग की हत्या, ऐसी खबर पर विश्वास करना लगभग असंभव था। क्या तुम्हें यकीन है? कुल पूर्वज ने सदमे में पूछा। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, यशपाल ने दांत पीसते हुए कुल पूर्वज को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद कुल पूर्वज का गुस्सा बेकाबू हो गया। रणवीर रायचंद, उन्होंने थूकते हुए कहा। नफरत उबल रही थी। प्राचीन मेहता कुल के सदस्यों को मारने की जुर्रत सरासर मूर्खता। मैं तुम्हें समझाऊंगा, एक प्राचीन कुल की गरिमा को ललकारने का मतलब मौत है। कुल पूर्वज दहाड़े। पल भर में कुल पूर्वज कुल से बाहर निकले और सीधे पूर्व देश की ओर गोली की तरह बढ़ गए। ... उसी पल एक विमान में अनन्या रूही के साथ फर्स्ट क्लास में बैठी थी, एक छोटा सा खेल खेल रही थी। मम्मा, हम घर कब पहुंचेंगे? रूही ने पूछा। अनन्या ने अपनी घड़ी देखी। आधा घंटा बाकी है। यही, रूही खुशी से चिल्लाई। जल्द ही उसका चेहरा फिर से लटक गया। क्या हुआ मेरी जान? अचानक इतनी उदास क्यों हो गई? अनन्या ने पूछा। डैडी हमारे साथ वापस नहीं आए, रूही ने बड़बड़ाते हुए अपने गाल फुला लिए। अच्छी बच्ची, डैडी साधना कर रहे हैं। जब वे बाहर आएंगे तो वे और भी मजबूत होंगे और तुम्हें आसमान में भी उड़ा सकेंगे, अनन्या ने उसे दिलासा दिया। वाह, रूही की आंखें फैल गईं। रूही को उड़ना है, बहुत बहुत ऊंचा उड़ना है। तो फिर हम डैडी का अच्छे से इंतजार करेंगे, ठीक है? ठीक है। ... आधे घंटे बाद विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर आसानी से उतर गया। अनन्या ने रूही के साथ एक कार किराए पर ली और सीधे घर की ओर चल दी। उसने पहले अपना सामान छोड़ने की योजना बनाई, फिर कंपनी जाने की। लेकिन अनन्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह हवाई अड्डे से निकली, दिल्ली में एक अज्ञात विमान अचानक दिखाई दिया, जो अत्यधिक गति से शहर की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली कैंटोनमेंट मुख्यालय में तुरंत एक अलार्म बजने लगा। सभी कर्मी ध्यान दें, एक अज्ञात विमान अज्ञात इरादे के साथ दिल्ली शहर की ओर बढ़ रहा है। पल भर में हर कोई हाई अलर्ट पर था। दिल्ली सेना के गवर्नर कमांडर शेरगिल ने तुरंत सभी शीर्ष अधिकारियों को बुलाया। स्क्रीन पर एक विमान पहले से ही दिल्ली के ऊपर था, जो अभी भी तूफानी गति से उड़ रहा था। क्या हमने विमान की पहचान कर ली है? कमांडर शेरगिल ने तुरंत पूछा। चेहरा तनावपूर्ण था। शहर के ऊपर अज्ञात विमान के अप्रत्याशित और अक्सर विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। ऐसी घटनाएं दुनिया भर में कई बार हो चुकी थीं। अभी भी जांच चल रही है, कोई सुराग नहीं है, एक अधीनस्थ ने जवाब दिया। क्या हमने विमान से संपर्क किया है? कमांडर शेरगिल ने जोर दिया। कोशिशें जारी हैं, एक विशेषज्ञ ने जवाब दिया। ये दिल्ली मिलिट्री है। क्रू, तुरंत जवाब दें, आप कौन हैं और दिल्ली शहर की ओर उड़ने का आपका क्या उद्देश्य है? उन्होंने रेडियो पर कहा। प्राचीन मेहता कुल का काम है, तुम्हारे मतलब का नहीं। बीच में आए तो मारे जाओगे। संचार के माध्यम से एक ठंडी आवाज ने पलटवार किया। स्पीकर के माध्यम से भी उस आवाज में रूह कपा देने वाला हत्या का इरादा था। पूरा कमांड रूम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। प्राचीन मेहता कुल, ये कैसा समूह है? कमांडर शेरगिल ने माथे पर शिकन डाली। वह सीधे संचार प्रणाली की ओर बढ़े। मैं दिल्ली का सेना गवर्नर हूँ। औपचारिक चेतावनी, तुरंत शहर के हवाई क्षेत्र को छोड़ दें। दूसरे पक्ष ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
कमांडर शेरगिल ने कई बार और पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। गवर्नर देखिए, एक अधीनस्थ ने अचानक स्क्रीन की ओर इशारा किया। चेहरा सदमे में था। कमांडर शेरगिल ने देखा और छवि देखकर उनकी सांस अटक गई। तेज गति वाले विमान का हैच खुला और एक आकृति बाहर कौंधी। फिर भी गिरने के बजाय वह शून्य स्तर में खड़ा हो गया, एक अद्वितीय देव राजा की तरह आसमान को हिला देने वाली आभा के साथ। वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। कमांडर शेरगिल चिल्लाए। तेजी से उड़ने वाले विमान से कूदना और बिना किसी नुकसान के हवा में 1000 मीटर ऊपर खड़ा होना अनसुना था, अकल्पनीय। आखिर दुनिया में यह विशेषज्ञ कौन था? ... दिल्ली के ऊपर उस दबंग आकृति ने खुद को दिशा दी, फिर सीधे एक निश्चित दिशा की ओर कदम बढ़ाया। बूम! एक कदम के साथ उसने दर्जनों कदम पार कर लिए, अपने नीचे की जमीन को सिकोड़ते हुए अविश्वसनीय रूप से तेज। उसी समय अग्नि अनन्या को घर ले जाते हुए एक तत्काल संदेश प्राप्त हुआ। लेडी अग्नि, अज्ञात पहचान का एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट दिल्ली के ऊपर दिखाई दिया है। अग्नि तनाव में आ गई और तुरंत आदेश दिया, उस पर नजर रखें, तुरंत कुछ भी रिपोर्ट करें। जी, छाया संप्रदाय के सदस्यों ने जवाब दिया। कॉल अभी समाप्त ही हुई थी जब एक गगनभेदी दहाड़ ने आकाश को चीर दिया। रणवीर रायचंद, मैं तेरा सर कलम करने आया हूँ। लहराती हुई ध्वनि तरंगों ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। अनगिनत सुनने वाले दंग रह गए, अविश्वास में घूरते रहे। कोई रणवीर को मारने आया है? इतनी जुर्रत! ज्यादा समय नहीं हुआ जब कोई शून्य स्तर से कदम रखकर ठीक यही करने आया था, और इसके बजाय रणवीर द्वारा मारा गया। हर किसी के दिमाग में रणवीर पहले से ही अजय था। कौन हिम्मत करेगा और कौन कर सकता था उसे मारने की? उस पल रुद्रधाम के दिल्ली मुख्यालय में दहाड़ सुनकर आका और पाताल के वज्र उल्लू और 4 नाग राजाओं ने तुरंत जानलेवा इरादा जाहिर किया। एक और मूर्ख हमारे हॉल मास्टर को मारने की कोशिश में मौत मांग रहा है, वह शायद अपनी लाश दिल्ली में ही छोड़ेगा। वे तुरंत हरकत में आ गए। तीनों महान छायाओं में से हंसा, चांदनी और हिमानी ने छाया संप्रदाय के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए त्वरित प्रतिक्रिया दी। सेक्ट लीडर की अनुपस्थिति में उन्हें सब कुछ खुद ही संभालना था। कार के अंदर अनन्या ने दहाड़ के बारे में कुछ नहीं सुना। वह अनजान थी कि एक हत्यारा आ रहा है। माँ और बेटी खुशी खुशी घर पहुंचने का इंतजार कर रही थीं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला था। अध्याय 376, प्रतिरोध असंभव। वह बहुत शक्तिशाली है। हरिशिखर विला, करण, लोहित और साया, 3 नाग राजा सभी यहाँ तैनात थे। उस जानलेवा आवाज को सुनने के बाद उनके चेहरों पर ठंडे भाव आ गए। वे वास्तव में खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। हॉल मास्टर ने पहले ही उनके इतने सारे लोगों का सफाया कर दिया है, फिर भी वे मुसीबत मोल लेने की हिम्मत करते हैं। इस बार हम हॉल मास्टर के बिना ही उनसे निपट लेंगे। जैसे ही तीनों ने बात खत्म की, वे घुसपैठिए की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। वैसे भी भाभी और रूही हरिशिखर विला में नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए जाना ठीक था। हालांकि इससे पहले कि तीनों आंगन से निकल पाते, वे अचानक रुक गए। दूर आसमान में एक भयंकर आभा सुनामी की तरह उन पर छा गई। अगले ही पल एक शानदार आकृति प्रकट हुई। एक अद्वितीय दानव राजा की तरह उसने 9 आकाशों और 10 दिशाओं पर दबाव डाला। रणवीर, तूने मेरे मेहता परिवार के सदस्यों को मारा है। मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तुरंत बाहर आ और अपनी मौत का सामना कर। वह शानदार आकृति जोर से गरजी। यह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन मेहता कुल का कुल पूर्वज था। यह मेहता परिवार का कोई है। करण और बाकी 2 के चेहरे सख्त हो गए। हमारे हॉल मास्टर द्वारा तुम्हारे मेहता परिवार के सदस्यों को मारना तुम्हारे लिए एक चेतावनी थी। चूंकि तुम पछतावा करने से इनकार करते हो और यहाँ आने की हिम्मत करते हो, क्या तुम जीने से थक गए हो? गुस्ताख, तुम लोग हो कौन जो इतने अहंकार से बात करने की जुर्रत कर रहे हो? रणवीर मेहता परिवार के सामने एक चींटी के बराबर है। उसने जो कुछ भी किया है उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुलपूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा, हॉल मास्टर का अपमान मत करो। ये तुम्हारे प्राचीन मेहता कुल के जंगलीपन की जगह नहीं है। तुरंत दफा हो जाओ, वरना बिना माफी के मौत मिलेगी। करण ने कड़ाई से कहा। हा, कितना दिलचस्प है। कोई वास्तव में इन दिनों मुझे मारने की बात करने की हिम्मत करता है। कुलपूर्वज पागलों की तरह हंसे, फिर तुरंत एक भयंकर बाघ की तरह करण और अन्य की ओर लपके। चूंकि तुम नहीं जाओगे तो मरो। करण ने जोर से चिल्लाया, तुरंत अपनी प्राण शक्ति का संचार किया और एक मुक्का मारा। बैंग! एक तेज धमाके के साथ करण का शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। धड़ाम! वह जमीन पर जोर से गिरा, खून की उल्टी की और लगभग मौके पर ही मर गया। तुम्हारी जीवन शक्ति मजबूत है। तुम केवल शक्ति देव स्तर की साधना वाले हो, फिर भी तुम मरे नहीं। कुलपूर्वज ने ठंडे स्वर में थूका। करण, लोहित और साया बहुत हैरान हुए और जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़े। सावधान रहना, उसकी साधना बहुत मजबूत है। करण ने बोलने के लिए संघर्ष किया, फिर सांस नहीं ले पाया और तुरंत बेहोश हो गया। लोहित और साया सदमे में चिल्लाए।
उसकी सांसें चल रही हैं। वह बस अस्थायी रूप से बेहोश हुआ है। साया ने उसकी नब्ज जांचने के बाद कहा, कमीने। लोहित आग बबूला हो गया। प्राचीन मेहता कुल के लोग बहुत ही कपटी थे। बार बार वे मुसीबत खड़ी करने के लिए लोगों को भेजते रहे। अब उन्होंने उसके भाई को भी बेहोश कर दिया था। ये बहुत ज्यादा अहंकार था। चलो एक साथ चलते हैं, लोहित ने तुरंत कहा। वह साया के साथ तुरंत प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ा। मुझे केवल रणवीर चाहिए, मुझे तुम जैसों को मारने से घिन आती है। दफा हो जाओ, कुलपूर्वज ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, फिर एक हथेली से प्रहार किया जो पहाड़ की चोटी के गिरने जैसा लग रहा था। विशाल और अद्वितीय शक्ति ने सीधे शून्य स्तर को फाड़ दिया। जब लोहित और साया की मुट्ठियां प्रतिद्वंद्वी की हथेली से टकराईं, कड़क कड़क उनकी हड्डियां तुरंत टूट गईं, उनके मांस को चीरती हुई, और खून शून्य स्तर में बिखर गया। दोनों में विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। वे तुरंत पीछे उड़ गए और फिर जमीन पर गिर पड़े। उनकी हालत करण से थोड़ी ही बेहतर थी, वे पूरी तरह बेहोश नहीं हुए थे। हालांकि इस एक ही वार के नीचे उनके शरीर बुरी तरह घायल हो गए थे और अब उनमें लड़ने की ताकत नहीं थी। इस व्यक्ति की ताकत पिछले कुल बुजुर्ग से बहुत अधिक है, लोहित ने सदमे में कहा। वे खुद शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञ थे, फिर भी वे इस प्रतिद्वंद्वी के सामने पूरी तरह से कमजोर थे। ये कल्पना की जा सकती थी कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। शू शू शू, तभी कुल 4 आकृतियां अचानक उस स्थान पर उतरी। ये ठीक वही थे, आका और पाताल के वज्र उल्लू और 4 नागराजा। ये जानने के बाद कि प्रतिद्वंद्वी हॉलमास्टर को मारने आया है, वे तुरंत हरी शिखर विला की ओर दौड़ पड़े। लोहित, साया और करण को जमीन पर बेसुध पड़े देखकर वज्र उल्लू और 4 नागराजाओं का दिल तुरंत बैठ गया। क्या प्रतिद्वंद्वी वास्तव में इतना शक्तिशाली था? बस एक संक्षिप्त पल में उसने करण और अन्य 3 को बुरी तरह घायल कर दिया था। ये वास्तव में भयानक था। करण कैसा है? 4 नागराजा तुरंत चलकर आए और पूछा। उनके पास किसी और चीज की चिंता करने का समय नहीं था। अगर हॉल मास्टर अनुपस्थित थे और उन्होंने एक नागराजा को खो दिया तो यह एक असहनीय दर्द होगा। वह बेहोश हो गया, लेकिन उसकी जान को कोई तत्काल खतरा नहीं है, लोहित ने दांत पीसते हुए कहा। उसे और साया को जो चोटें आई थीं, वे हल्की नहीं थीं। उनके पूरे शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे वे टूट रहे हों। 4 नागराजाओं ने इस बार राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे तुरंत सख्त हो गए। यहाँ मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत, करण को बेहोश करना और लोहित और साया को बुरी तरह घायल करना, ये बहुत घिनौना है। वह मेहता परिवार का सदस्य है और उसकी साधना पिछली बार के कुल बुजुर्ग से भी ज्यादा मजबूत है। सावधान रहना, लोहित ने चेतावनी दी। ये फिर से प्राचीन मेहता कुल है। वज्र उल्लू और 4 नागराजाओं की आंखों में तीव्र हत्या का इरादा चमक गया। ये पहली बार नहीं था जब मेहता परिवार मुसीबत लेकर आया था। मैं तुमसे पूछता हूँ, प्राचीन मेहता कुल, क्या तुम अपनी हद पार नहीं कर रहे हो? ये तीसरी बार है जब तुमने लोगों को यहाँ भेजा है। क्या पहले मारे गए कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी नहीं थे? आका ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। हॉल मास्टर अनुपस्थित थे और प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली था कि 3 नागराजाओं को आसानी से हरा सकता था। अगर उन्होंने जल्दबाजी में लड़ाई शुरू की तो यह उनके पक्ष के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता था। हमें सबक सिखाओगे? कुलपूर्वज अत्यधिक गुस्से में हंसे। तुम छोटे झींगुरों को मुझसे ऐसा कहने की क्या औकात है? कुलपूर्वज ने फिर से हमला किया, अपनी हथेली उठाई और 4 नागराजाओं की ओर प्रहार किया। चारों आदमियों की आंखें सिकुड़ गईं। प्रतिद्वंद्वी इतना दबंग था, उन पर सीधे हमला कर रहा था। भले ही वे जल्दबाजी में लड़ाई शुरू नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हमला! आका जल्दी से चिल्लाया। चारों ने एक साथ अपनी जानलेवा चालें चली। प्रतिद्वंद्वी के हथेली के प्रहार का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो गए। गड़गड़ाहट! पल भर में दोनों पक्षों के हमले टकरा गए। 4 नागराजाओं को ऐसा लगा जैसे वे एक विशाल पहाड़ को रोक रहे हों। उनके शरीर अचानक झुक गए और वे प्रहार को सहन करने में लगभग विफल हो गए। कड़क कड़क! इस भीषण शक्ति के प्रभाव से उनके पैरों के नीचे की पत्थर की सिल्लियां चकनाचूर हो गईं। डटे रहो, आका गर्जा। चारों आदमियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जान की बाजी लगाकर प्रतिद्वंद्वी की हथेली का विरोध किया। तुम बस कुछ लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी करो और रणवीर को यहाँ बाहर निकालो, कुलपूर्वज ने तिरस्कार पूर्वक कहा। तुम्हारे पास हमारे हॉल मास्टर को देखने की क्या औकात है? पहले हमें हराओ, आका ने जोर देकर जवाब दिया। तुमने मेरे दिए हुए मौके को ठुकरा दिया तो मरो, कुलपूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। उनके विशाल हाथ ने अचानक जोर लगाया। बूम! एक तेज धमाके के साथ 4 नागराजा तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। मेहता परिवार के कुलपूर्वज की ताकत ऐसी नहीं थी जिसका वे विरोध कर सकें। बैंग बैंग बैंग! पल भर में वे सब जमीन पर गिर पड़े, खून थूकते हुए। इस प्रहार से उनके हाथ सीधे बेकार हो गए। चूंकि वे रुद्रधाम के नागराजा थे, अगर वे साधारण शक्ति देव स्तर के मार्शल आर्टिस्ट होते तो वे निश्चित रूप से ऐसे हमले के तहत मर गए होते।
रणवीर, चूंकि तू बाहर नहीं आएगा, मैं इस जगह को समतल कर दूंगा। कुलपूर्वज ने तुरंत प्रहार किया, एक ही हथेली से विला को कुचल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आका और अन्य तुरंत दहाड़े। गड़गड़ाहट, लेकिन उस पल में पूरा हरिशेखर विला तुरंत जमींदोज हो गया, सब कुछ चकनाचूर हो गया। यहाँ तक कि मलबे के नीचे रणवीर की एक पारिवारिक तस्वीर भी दब गई। लानत है, सभी नागराजा गुस्से से दहाड़े। ये हॉल मास्टर का घर था, ये वास्तव में एक ही हथेली के प्रहार से मिट गया। वे चाहते थे कि प्रतिद्वंद्वी के चिथड़े उड़ा दें। रणवीर वास्तव में यहाँ नहीं है, कुलपूर्वज ने आश्चर्य से कहा। अध्याय 377, सभी गंभीर रूप से घायल, 9 मौतें एक जीवन। शू शू, तभी कई और आकृतियां दृश्य पर उतरी। यह कोई और नहीं बल्कि 3 महान छायाएं थीं, हंसा, चांदनी और हिमानी। सभी नागराजाओं को गंभीर रूप से घायल देखकर उनकी आंखों में सदमा भर गया। रुद्रधाम के नागराजा अब अतीत के नागराजा नहीं थे। सेक्ट लीडर की मदद से उन सभी ने हाल ही में शक्ति देव स्तर में ब्रेकथ्रू हासिल किया था। रुद्रधाम के नागराजाओं की पहले से ही ठोस नींव के साथ शक्ति देव स्तर को तोड़ने के बाद वे साधारण शक्ति देव स्तर के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में काफी मजबूत थे। लेकिन अब सभी 7 महान नागराजा गंभीर रूप से घायल थे और नागराजा करण तो जमीन पर बेसुध पड़ा था। ये बस अविश्वसनीय था। अभी भी जिंदा है, चांदनी ने कहा, करण की छाती को अभी भी हल्का ऊपर नीचे होते देखकर। ये सुनकर हिमानी और हंसा ने राहत की सांस ली। हालांकि वे छाया संप्रदाय के सदस्य थे जो रुद्रधाम से एक अलग शक्ति थी और सामान्य रूप से उनके बीच बहुत कम बातचीत होती थी। वे सभी रणवीर के अधीनस्थ थे और रुद्रधाम के किसी भी व्यक्ति को बलिदान होते नहीं देखना चाहते थे। जब तीनों ने नष्ट हुए विला को देखा तो उनके चेहरों पर तुरंत हत्या का इरादा आ गया। प्रतिद्वंद्वी ने न केवल 7 महान नागराजाओं को घायल किया बल्कि सेक्ट लीडर के घर को भी समतल कर दिया। अक्षम्य, चाहे तुम कोई भी हो, आज तुम मरे, हंसा ने ठंडे स्वर में कहा। तुरंत एक धनुष और तीर निकाला और उसे पूर्ण चंद्रमा की तरह खींचा। शू, एक फौलादी तीर तुरंत निकल गया। तुम, एक मामूली औरत, मुझ पर हमला करने की हिम्मत करती हो? कुलपूर्वज ने ठंडे स्वर में नासिका सिकुड़ी, तुरंत अपना बड़ा हाथ उठाया। बूम, एक शक्तिशाली आभा फूटी और वह अद्वितीय तेज फौलादी तीर सीधे उनकी उंगलियों के बीच पकड़ लिया गया। फिर बल के हल्के से प्रयोग के साथ कड़क तीर तुरंत धूल में बदल गया, हवा के साथ बिखर गया। तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है, लेकिन मेरे सामने तुम अभी भी कोई मुकाबला नहीं हो, कुलपूर्वज ने कहा। फिर एक हथेली से प्रहार किया जो अतुलनीय रूप से भयंकर था। हमला, चांदनी और हिमानी ने प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। हंसा भी नहीं हिचकिचाई, तीनों ने एक साथ अपनी जानलेवा चालें चली, कुलपूर्वज की ओर दौड़ पड़ी। अंडे से चट्टान तोड़ने की कोशिश, कुलपूर्वज ने उपहास किया, उनका विशाल हाथ जोर से नीचे गिरा। बूम, एक तेज धमाके के साथ हंसा और अन्य 2 कांप उठी, तुरंत पीछे की ओर उड़ गईं, उनके मुंह से खून बह निकला। उनकी स्थिति करण से बहुत बेहतर नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था, अपनी शक्ति देव स्तर की ताकत के साथ वे विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थीं। शू, हंसा बिल्कुल नहीं हिचकिचाई, अपनी सारी प्राण शक्ति का संचार किया, उसका शरीर तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया, फिर से कुलपूर्वज की ओर दौड़ा। अभी भी हार नहीं मान रही, कुलपूर्वज ने मजाक उड़ाया, एक और हथेली से प्रहार किया, सीधे हंसा को कुचलते हुए। चाहे हंसा कितनी भी तेज क्यों ना हो, कुलपूर्वज की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह कई गुना धीमी हो गई हो। ये ताकत में अंतर का सीधा प्रदर्शन था। किसी ऐसे व्यक्ति से निपटना जिसकी साधना उसकी अपनी तुलना में कम थी, इसका मतलब था एक पूर्ण सर्वव्यापी दमन। जैसे ही यह हथेली का प्रहार आया, हंसा ने अचानक अपना शरीर मोड़ा और दूर उड़ गई, उससे टकराई नहीं। कुलपूर्वज ने तुरंत एक हैरान आवाज निकाली, यह महिला उसे मारने नहीं आ रही थी। और अगले ही सेकंड में चांदनी और हिमानी एक साथ हिले। एक ने वक्र कृपाण पकड़ी थी, दूसरे ने एक तेज तलवार। 2 उड़ने वाले डाट्स की तरह वे सीधे कुलपूर्वज पर लपके। तो वह एक चारा थी जो अपने साथियों को हमला करने का अवसर प्रदान कर रही थी। कुलपूर्वज को तुरंत एहसास हुआ, उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव आ गया। एक अच्छा विचार और काफी साहसिक, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है, ऐसी छोटी चालें मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुलपूर्वज का विशाल हाथ जो हंसा की ओर प्रहार कर रहा था, चांदनी और हिमानी पर हमला करने के लिए दिशा नहीं बदला, उन्हें अपनी वक्र कृपाण और तेज तलवार से प्रहार करने दिया। जिस क्षण उन्होंने उनके शरीर पर प्रहार किया, 2 दबी हुई आवाजें गूंजी। यह ऐसा था जैसे शून्य स्तर में एक अदृश्य दीवार ने सीधे कृपाण और तलवार के हमलों को रोक दिया हो। अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र, चांदनी ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन जब तक वह समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरो, कुलपूर्वज दहाड़े और उन्हें घेरने वाला अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र तुरंत उमड़ पड़ा, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट, शक्तिशाली और अजेय।
चांदनी और हिमानी को सीधे उड़ते हुए भेजा गया, फिर वे जमीन पर जोर से गिरे। उनके चेहरे तुरंत पील पड़ गए और उन्होंने खून की बड़ी उल्टी की। उनकी पिछली चोटों को जोड़ते हुए वे अब खड़े होने में असमर्थ थे, मौत के कगार पर मंडरा रहे थे। कुल पूर्वज का शरीर तुरंत हिला, हंसा के सामने प्रकट हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह बच सकती हो? दिन में सपने देख रही हो? वह ठंडे स्वर में दहाड़े, उनका विशाल हाथ सीधे उसकी गर्दन के लिए लपका। हंसा के पास अपना धनुष खींचने का समय नहीं था, इसके बजाय उसने छिपे हुए हथियारों की तरह फौलादी तीर दागे। बैंग बैंग बैंग। कुल पूर्वज का विशाल हाथ लोहे की दीवार जैसा था, जिसने सभी तीरों को विक्षेपित कर दिया। फिर उनका शरीर एक राक्षस की तरह आगे बढ़ा, हंसा की गर्दन पकड़ ली। बताओ, रणवीर कहाँ है? कुल पूर्वज ने सख्ती से पूछा। खांस खांस। हंसा को तुरंत सांस लेना मुश्किल लगा, लगभग दम घुटने लगा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हंसा ने चुनौती देते हुए कहा। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मरो। कुल पूर्वज के विशाल हाथ ने जोर लगाया, लेकिन तभी एक आकृति अचानक दौड़ी, फिर कुल पूर्वज को मुक्का मारा। कुल पूर्वज की निगाहें उस पर पड़ी, एक सर्द इरादा दिखाई दिया। मुझ पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात से बाहर जा रहे हो? उन्होंने तुरंत अपना बायां हाथ उठाया और हथेली से प्रहार किया। बैंग। एक जोरदार धमाका गूंज उठा और वह शक्तिशाली हमलावर आकृति तुरंत फिर से पीछे उड़ गई। बूम। फिर वह जमीन पर जोर से गिरा। यह कोई और नहीं बल्कि आका था। हंसा को बचाने के लिए उसने हथेली का प्रहार सहन किया, लगभग अपनी आखिरी सांस पर। हंसा ने अपना सिर घुमाया, आका की दुखद स्थिति देखी और उसका दिल बुरी तरह दुखने लगा। छाया संप्रदाय और रुद्रधाम दो अलग अलग ताकतें थीं, उनके बीच बहुत कम बातचीत होती थी। हालांकि उसे बचाने के लिए आका ने अपनी चोटों के बावजूद प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। उसका दिल तुरंत कृतज्ञता से भर गया। शू शू शू। इस संक्षिप्त पल में पृथ्वी, वज्र, रुद्र और लोहित, सभी 6 महान नाग राजाओं ने अपने दांत पीस लिए और कुल पूर्वज की ओर दौड़ पड़े। हंसा को बचाने के लिए वे सभी अपनी पूरी ताकत से लड़े। कितने लापरवाह मूर्खों का झुंड है। यहाँ तक कि कुल पूर्वज भी थोड़े चौंक गए। इन लोगों के शरीर पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत की। क्या वे मौत से नहीं डरते थे? बिना एक और शब्द कहे कुल पूर्वज भयानक आभा के साथ फट पड़े, फिर अपना बायां हाथ घुमाया, 6 महान नाग राजाओं पर जमकर प्रहार किया। बूम। 6 महान नाग राजाओं ने अपने दांत भींच लिए और हमलों के इस दौर का विरोध किया, लेकिन इस वजह से शून्य स्तर में खून बिखर गया और वे लगभग मौके पर ही मर गए। चांदनी और हिमानी ने ये देखते हुए जल्दी से कार्रवाई की, अपनी कृपाण और तलवार का उपयोग करके कुल पूर्वज के दाहिने हाथ पर वार किया। लानत है। कुल पूर्वज ने तुरंत कार्रवाई की, हंसा की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। हंसा ने विरोध करने के लिए अपने शरीर की सारी प्राण शक्ति का उपयोग किया, लेकिन फिर भी उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। बूम। इस पल चांदनी द्वारा इस्तेमाल की गई वक्र कृपाण और हिमानी द्वारा इस्तेमाल की गई लंबी तलवार दोनों कुल पूर्वज के हाथ पर लगी। उसकी बांह पर जमा प्राण शक्ति भी फट गई। भले ही वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, 2 महान शक्ति देव स्तर विशेषज्ञों के हमलों का विरोध करना बिना जवाबी हमला किए असंभव था। कमीने। कुल पूर्वज दहाड़े, हंसा को सीधे उड़ते हुए भेज दिया। अपना दाहिना हाथ मुक्त करने के बाद उन्होंने हिंसक रूप से कृपाण और तलवार को झटक दिया, फिर उनकी ओर मुक्का मारा। बैंग बैंग। चांदनी और हिमानी तुरंत पीछे उड़ गए। तुम सब भी मरो। कुल पूर्वज फिर गरजे, उनका बायां हाथ 6 महान नाग राजाओं की ओर प्रहार कर रहा था। बैंग बैंग बैंग। पलक झपकते ही 6 महान नाग राजा सभी बाहर उड़ गए और एक के बाद एक जमीन पर गिरे। उनमें से कई मौके पर ही बेहोश हो गए। यदि उनके शरीर मजबूत न होते और उन्होंने शक्ति देव स्तर में ब्रेक थ्रू हासिल न किया होता तो ये बेहोशी नहीं होती, बल्कि मौके पर ही तत्काल दुखद मौत होती। महान विद्याएं यूं ही नहीं मिलती, कोई उन्हें अपनी आखिरी सांसों से सौंपता है। एक गुरुमा गिरी ताकि एक विरासत जिंदा रह सके, लेकिन जैसे ही एक किंवदंती का अंत हुआ, दूसरी तरफ एक और किंवदंती जाग चुकी थी। यह बदला नहीं था, यह ताकत का वो फर्क था जहाँ संख्या, साहस और वफादारी सब बेकार हो जाते हैं। जब कुल पूर्वज उतरा तब यह साफ हो गया, रणवीर को रोकने से पहले किसी को मौत की हद पार करनी होगी।